हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 हमारा। ये है एसी और वेव ऑप्टिक्स। पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इससे आपके 3 क्वेश्चंस नीट एग्जाम के अंदर एक्सपेक्टेड है। कहाँ से कौन से आने के चांसेस हैं वो बताऊं। देखो, ट्रेंड इस तरीके से है कि लास्ट ईयर आपका कैपेसिटेटिव सर्किट का सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेटिव सर्किट का अल्टरनेटिंग करंट में लगा करके सवाल था। कैपेसिटेटिव सर्किट के इस प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी हर 2 साल में एक बार है। ये मैंने पीछे ट्रेंड एनालिसिस करी है। तो इस साल का आपका प्रॉब्लम 100% रहना चाहिए एलसीआर सर्किट पर, ठीक है ना। या फिर एलसीआर सर्किट में आपका जो पावर वाला कंसेप्ट है वो ज़रूर कर लेना, जो भी मैं कराऊंगा आपको। और साथ साथ में एलसीआर सर्किट में कब रेजोनेंस होती है वो ज़रूर कर लेना है। इसके अलावा जो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू होती है वो भी सवाल काफ़ी टाइम से नहीं देखा गया, तो वो जो आपको क्लास में भी मैंने बताया हुआ है, यहाँ भी मैं बताऊंगा, तो वो पोर्शन आप ज़रूर कर लेना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए आपके एलसीआर सर्किट के। दूसरी चीज़, अब हम आ जाते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 2 रहते हैं, ठीक है ना। एक आपका रहेगा इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन किसी एक जगह से, एक रहेगा पोलराइजेशन का क्वेश्चन। सो अब ट्रेंड ये है, डिफ्रैक्शन बहुत टाइम से नहीं आया, तो पॉसिबिलिटी है आपके में आ जाए डिफ्रैक्शन का, जिसमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को हमें करना होता है। नहीं तो अदरवाइज इंटरफेरेंस का सेक्शन रहेगा ही रहेगा, जैसा लास्ट ईयर था। और एक क्वेश्चन आपका पोलराइजेशन के ऊपर। पोलराइजेशन में या तो लॉ ऑफ मैलस या फिर ब्रूस्टर लॉ आप प्रैक्टिस करते हुए चलोगे। तो ये पूरा एक ओवरव्यू था आपका एसी और वेव ऑप्टिक्स। बाकी टॉपिक बहुत आसान है, जो एनसीईआरटी में मार्क करके आपको पढ़ाऊंगा उतना कर लो, मोर देन एनफ आपके लिए। एनसीईआरटी के बहुत सारे पीवाईक्यूज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उसके रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अल्टरनेटिंग करंट में पूरा का पूरा फेजर डायग्राम से प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन होता है। देखो, हमें क्या दे रखा है, पहले हमें करंट का इक्वेशन दे रखा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी फंक्शन पता ही है, एक्स एक्सिस पे लगाते हैं। ये साइन ओमेगा टी से प्लस फाई के एंगल पर है। जो प्लस पर है उसे एंटी क्लॉकवाइज में, जो माइनस पे उसे क्लॉकवाइज में रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल टास्क। तो हमने करंट वोल्टेज का फेजर लिख लिया। इन दोनों के बीच का ये जो एंगल आप देख रहे हो इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अल्टरनेटिंग करंट में, क्योंकि इस बेसिस पर अल्टरनेटिंग करंट में यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट की पावर डिपेंड करती है। तो एवरेज पावर कंजम्पशन जो होती है अल्टरनेटिंग करंट में, उसका फॉर्मूला होता है ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस डेल्टा फाई, जहां कॉस डेल्टा फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है ना। ये चीज तो अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। मैं इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूं, पहले मैं आपको थोड़ा सा पावर फैक्टर का बता दूं। तो कॉस डेल्टा फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, और यही पावर फैक्टर सर्किट में डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट कितनी पावर डिसिपेट करेगा। अब जैसे कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनका कॉस डेल्टा फाई 0 होता है। कॉस डेल्टा फाई 0 होने वाले सर्किट्स जिनके लिए डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। ऐसे जो सर्किट्स होते हैं जिनमें पावर फैक्टर 0 होता है, इन सर्किट्स को हम बोलते हैं वॉटलेस सर्किट। यानी इन सर्किट के अंदर पावर कंजम्पशन 0 मिलेगा। मतलब प्रैक्टिकली बोलूं तो ये वो सर्किट्स हैं जो हमें बिजली बचा करके देंगे, जिनसे हमारा बिजली का बिल कम आएगा। तो ये हो गए वॉटलेस सर्किट। अब अगर आप एक और चीज देखना चाहते हो, वो चीज में मैं आपको बता दूं। जैसे ये करंट है और इधर वोल्टेज है, आपके पास ये डेल्टा फाई आ गया, ठीक है। डेल्टा फाई दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हो गया। तो करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर होता है, इसको बोलते हैं वॉटलेस कंपोनेंट। कई बार इसको पूछ लेते हैं। तो करंट की इक्वेशन दे दी, वोल्टेज की इक्वेशन दे दी, कहता है करंट का वॉटलेस कंपोनेंट बता दो। कुछ नहीं करना, सीधे कंपोनेंट मारना है। तो इसका जो कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं वॉटलेस कंपोनेंट, ठीक है ना। और ये कंपोनेंट बहुत आसान है। अब इधर साइड जो कंपोनेंट जाएगा कॉस डेल्टा फाई, इधर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आई साइन डेल्टा फाई। समझ गए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल ये ले लो आप, करंट की इक्वेशन दे रखी है हमें 2 साइन ओमेगा टी, बहुत गंदी सी इक्वेशन ले लेते हैं, 45। वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है हमें 200 साइन ओमेगा टी प्लस 105, बहुत ही गंदी सी इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ना हमें 45 से मतलब, ना हमें 105 से मतलब, हमें दोनों के फेज डिफरेंस से मतलब है। हमारे काम का नहीं है 45, हमारे काम का नहीं है 105। तुरंत आप दोनों के बीच का फेज डिफरेंस ले लो। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हो गया हमारा 60 डिग्री। अब बस करंट को रिप्रेजेंट करो यहाँ पर, ये हो गया करंट, और वोल्टेज यहाँ पर रिप्रेजेंट करो, और इन दोनों के बीच का एंगल एवरग्रीन है, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये मेन स्ट्रैटेजी होती है। तो मैटर नहीं करता करंट का इनिशियल फेज कितना है, वोल्टेज का इनिशियल फेज कितना है, मैटर करता है दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है। यही रॉकेट साइंस है इस पूरे चैप्टर की, ठीक है ना। तो आई का वैल्यू हमें मिल चुका है 2, वोल्टेज का वैल्यू हमें मिल चुका है 200, मिल क्या चुका है, वो हमें दिया हुआ था। अब कोई हमसे वॉटलेस कंपोनेंट पूछेगा तो वो हो जाएगा 2
साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री √3/2, तो √3 एम्पियर इज द वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो मेरे ख्याल से अब आप इसमें तो दिक्कत में नहीं आओगे, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट आप इजीली निकाल लोगे। अब पावर पे तो हम खैर काम करेंगे ही करेंगे, हर एक अप्लायंस के अंदर हम पावर कंजम्पशन देखेंगे, वो तो मेन पार्ट है ही। अब इस चैप्टर के अंदर आपका एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, स्क्वायर ऑफ एवरेज वैल्यू, ये खूब पूछी जाती हैं। तो करंट का अगर आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो तो कैलकुलस मेथड कहता है इंटीग्रल आई डी टी बाई इंटीग्रल डी टी। इंटीग्रल आई डी टी का मतलब होता है एरिया ऑफ आई टी ग्राफ, ये पहले भी बता चुका हूं। तो आप एरिया निकाल के टाइम से डिवाइड कर दो, आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह आई स्क्वायर का बार, इसको बोलते हैं एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। तो आप आई स्क्वायर टी ग्राफ का एरिया निकालो, टाइम से डिवाइड कर दो या इंटीग्रेशन लगा लो, तो आपको आई स्क्वायर का एवरेज मिल जाएगा या एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट मिल जाएगा। इसका जो रूट होता है ना, आई स्क्वायर के बार का रूट, इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर इस पे तो जरूर सवाल होता है, पर उससे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज दिखा दूं। जैसे ये करंट आप देख रहे हो, इसको हम बोल रहे हैं साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी फंक्शन में जो भी करंट होता है उसकी एवरेज वैल्यू पहले से निकाल के रखी हुई है, आपको नहीं करना इंटीग्रेशन। हाफ साइकिल में होती है 2/πi0, फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट देख लो 0 हो जाएगा, एरिया 0 हो जाएगा, तो फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 0 होती है। आरएमएस वैल्यू देखें तो I0/√2 होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। बिना इसको याद किया हमारा काम नहीं चलेगा। इसी तरह कॉस फंक्शन की भी फुल साइकिल में देख लो एवरेज वैल्यू 0 है, इसकी भी 0 है। इसकी एवरेज वैल्यू कॉस फंक्शन की अगर आप एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में देखोगे, ठीक है ना। फुल साइकिल कहां से कहां तक हुई, यहां से लेकर के यहां तक, तो जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया। बट अगर आप हाफ साइकिल में देखोगे ना, यानी यहां से लेकर के यहां तक, तो भी पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया बराबर है। यानी कॉस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में भी हमें 0 मिलती है, फुल साइकिल में तो मिलती है, ठीक है ना। अब इसी तरह ये जो आप देख रहे हो ना स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं सॉ टूथ करंट। कुछ याद आया होगा आपको, ये वो जमीन पे बॉल टकराने वाला ग्राफ सा है, याद आ गया। तो काइनेमेटिक्स नहीं, मतलब वो नहीं है, बट उस जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, कि रिबाउंडिंग ऑफ बॉल हो रहा है, तो वैसा ही ग्राफ यहां पर बना हुआ है। इसको बोलते हैं, याद रखने के लिए आसान है, सॉ टूथ करंट, ठीक है ना। तो इसका जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, फुल साइकिल में तो देख लो 0 ही है, हाफ साइकिल में हम निकालेंगे तो हम एरिया टेक्निक से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ दिस पोर्शन डिवाइडेड बाय टाइम। तो हाफ साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू आती है I0/2, फुल साइकिल में बता दिया 0 हो गया। आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है I0/√3, ये हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं। तो आप इसकी ये वैल्यूज याद कर लो, ठीक है ना। तो साइन कॉस की एवरेज वैल्यू ये हो गई और सॉ टूथ की ये हो गई। अब यहां पर आता है रेक्टेंगुलर करंट। तो आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर साइकिल्स चल रही हैं यहाँ पे, प्लस माइनस, ठीक है। अब इन रेक्टेंगुलर करंट का अगर मैं एवरेज वैल्यू देखूं, फुल साइकिल में तो देख लो 0 ही है, हाफ साइकिल में देखूं तो हम इसका एवरेज वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं एरिया टेक्निक से। तो एरिया निकाला बाय टाइम करा तो ये आ रहा है I0, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आ रहा है I0, आरएमएस वैल्यू देखोगे वो भी आ रहा है I0। अब यही कंसेप्चुअल बता देता हूं। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पीक करंट के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से टाइप का इक्वेशन हमने यूज करा है। तो ये कंसेप्चुअल है कि आरएमएस करंट कैन बी इक्वल टू पीक करंट, कैन बी लेस देन पीक करंट, कैन बी, ठीक है ना, कैन बी इक्वल्स टू, कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब 0 क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि जब तक करंट की वैल्यू ही 0 नहीं होगी, इसमें स्क्वायर आ रहा है, तो नेगेटिव साइकिल का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ये जो आरएमएस वैल्यू है दैट कैन बी इक्वल टू I0 और कैन बी लेस देन I0। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पर पॉसिबल है। इसी तरीके से एवरेज वैल्यू देखोगे हाफ साइकिल में, ये भी I0 के बराबर है या 0 के बराबर है, या I0/2 है या 2I0/π है। अब 2/πi0 देखोगे तो ऑब्वियसली ये छोटा ही दिख रहा है हमें, 2 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 3.142 करोगे तो 1 से छोटा ही आएगा। तो ये भी I0 के बराबर है, 0 भी हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है I0 से, तो कुछ भी पॉसिबल है। अब जनरली साइन और कॉस फंक्शन के अंदर, ये तो मैंने बता दिया, तो पूछे जाए स्टैंडर्ड आप डायरेक्ट लगा देना। साइन और कॉस फंक्शन के अंदर ये इक्वेशंस दे करके हमसे आरएमएस पूछते हैं, तो उसका मैं रास्ता आपको बता देता हूं। तो यहां पर रास्ता हम ऐसे निकालते हैं कि हमें जहां भी साइन ओमेगा टी फंक्शन मिलेगा उसकी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में हम 0 यूज करेंगे। तो आप क्या करोगे, आप करंट की एवरेज वैल्यू नहीं लोगे, आप इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू लोगे। तो कोई कहता है मेरे से करंट का एवरेज बताओ, तो मैं इसका एवरेज ले लूंगा, ठीक है ना। तो साइन ओमेगा टी फंक्शन का एवरेज फुल साइकिल में ये हो जाता है हमारा 0। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी का भी यही हो जाता है।
तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी दोनों की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के अंदर 0 होती है और हाफ साइकिल के अंदर साइन वाले की तो 2/पाई होती है बट कॉस वाले की 0 होती है, ये ध्यान रखना है। तो अब आप करंट की एवरेज से स्विच हो गए साइन और कॉस के एवरेज पर। इसी तरह इनके स्क्वायर की एवरेज, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी या में काम आता है आरएमएस में, इनकी एवरेज वैल्यू हाफ रहती है और फुल साइकिल, तो ये आप ध्यान रखोगे। तो अगर हम आरएमएस निकालना चाहें तो बस हम इसका रूट ले लेंगे, यानी 1/√2 हो जाएगी। ये सिंपल सा तरीका होता है जो हम इनकी इक्वेशंस के वक्त यूज करते हैं। अभी दिखाता हूं आपको। जैसे आप पहली इक्वेशन देख रहे हो ये कहता है ये जो कांस्टेंट करंट दिख रहा है ना, ये डीसी करंट है। तो डीसी और एसी का सुपरपोजिशन किया गया, ऐसे लैंग्वेज भी बोल देता है, स्टूडेंट डर जाता है, अरे बहुत खतरनाक है भाई। तो डीसी और एसी का सुपरपोजिशन किया, लैंग्वेज में बोल ही देता हूँ, डराते हैं आपको। कहता है 10 एम्पियर का डीसी करंट है और 4 साइन ओमेगा टी का एसी करंट है, दोनों को सुपरपोज करा दिया। अब एक काम करो, आरएमएस वैल्यू बताओ। डर गए है ना? तो डरने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखी हुई है, तरीका मैं बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ आपसे पूछी है। सबसे पहली चीज़ तो पूछी है करंट की एवरेज वैल्यू बताओ फुल साइकिल में, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, आरएमएस करंट, कुछ नहीं लिखा, फुल साइकिल में ही निकालना है। तो करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हमने तुरंत करंट की इक्वेशन लिखी, a + b साइन ओमेगा टी, जो t के फंक्शन में उसके ऊपर हमने एवरेज लगा दिया। कांस्टेंट की तो एवरेज वही होती है। अब कोई एवरेज लोगे, मान लो कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, 2 है, ठीक है, ये 2 की एवरेज वैल्यू निकालो। एवरेज वैल्यू मतलब पूरे इंटरवल में निकालो, चाहे इंस्टेंट पे निकालो, वैल्यू तो सेम ही मिल रहा है। तो कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू वही रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। यहां पर हमने एवरेज लगा दिया। अब कहां पर निकालना है? फुल साइकिल में। फुल साइकिल में साइन ओमेगा टी फंक्शन की एवरेज वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपको बताई, वो एवरेज वैल्यू होती है 0। पुट करा तो आई की एवरेज वैल्यू हमारे पास आ गई ए के बराबर, ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन फुल साइकिल इक्वल्स टू डीसी करंट, लैंग्वेज फॉर्म में बोल दिया है मैंने। अब दूसरे ऑप्शन पर आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है आई स्क्वायर का बार करो ये निकाल के दो। अब इसके लिए नहीं कोई डर, ये क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आरएमएस निकलवाऊंगा, तो आरएमएस निकालने से पहले आपको ये निकालना आना चाहिए, तभी तो इसका रूट ले पाओगे। तो आप पहले आई स्क्वायर करो, तो आप इस पूरी इक्वेशन का होल स्क्वायर करो। तो a + b साइन ओमेगा टी का आपने किया होल स्क्वायर, आइडेंटिटी आती है a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² साइन स्क्वायर ओमेगा टी + 2ab साइन ओमेगा टी। आई होप समझ गए। अब आप इसका एवरेज ले लो, कांस्टेंट टर्म को छोड़ देना, बाकी सबको ले लो। तो आई स्क्वायर का एवरेज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा, इसकी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में कितनी बताई थी? हाफ, तो ये बना b²/2 और इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो हमने आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकाल ली, वो आ गई a + b²/2, सिंपल है। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप जो है हमारी आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू हो जाती है √आई² का बार। रूट मतलब इसका रूट ले लो, तो √a² था ये, √a² + b²/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट। तो इजीली निकाल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। एक और एग्जांपल बताता हूं। ये एग्जांपल कुछ इस तरीके का है। हमें करंट की इक्वेशन दे रखी है 2 साइन ओमेगा टी + π/6। अब ये कहता है इसकी एवरेज वैल्यू बताओ और आरएमएस वैल्यू बताओ, ठीक है ना। तो मोस्टली मैं इंटरेस्टेड हूँ एवरेज और आरएमएस वैल्यू आपको निकलवाने में। सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू पे काम करते हैं। नहीं, सीधे इसका बार नहीं टांगेंगे, क्योंकि हमें इसके बार की वैल्यू नहीं पता, हमें साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के बार की वैल्यू पता है। तो आपको ये आइडेंटिटी से एक्सपैंड करना पड़ेगा, मतलब पहले आप इसका एक्सपेंशन करो। तो एक्सपैंड करोगे तो साइन a + b की आइडेंटिटी हो गई साइन a कॉस b, ठीक है, और प्लस कॉस a साइन b। ये हमने इसको एक्सपैंड कर लिया। अब cos 30 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, 2 को बाहर ले जाओ, कट जाएगा। तो आई की इक्वेशन आ जाएगी √3 साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, इतना आ गया। अब अगर आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो वो तो अब आप समझ गए, देखते ही इसका एवरेज दोनों का 0 हो गया, वो 0 हो जाएगा। बट जब आप आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो अब आप आरएमएस निकालने से पहले डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, आपको आई² करना पड़ेगा। मतलब ये जो इक्वेशन बनी है ना, इसका पूरा होल स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा और a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा √3 साइन ओमेगा टी। तो मतलब अगर ऐसे इक्वेशन मिल जाए ना, डायरेक्ट आरएमएस नहीं लेना, एक्सपैंड करना है, फिर होल स्क्वायर करना है, फिर बार लेना है, प्लस कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करा तो ये मिला 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, प्लस 2 √3 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी।
अब आप इसका बार ले लो, अब इसका बार, इसका बार, इसका बार और इसका बार, ठीक है ना। इसकी तो वैल्यू हाफ, इसकी वैल्यू हाफ और इसकी वैल्यू 0, तो मिला 3/2 प्लस 1/2 दैट मीन्स 2। तो आई स्क्वायर का बार मेरे पास आ गया 2, देख लिया। और वहीं आप इसका स्क्वायर करके बाहर ले लेते और आप इसको स्क्वायर करके हाफ डाल देते तो देख लो ये बन आ जाता, मतलब गड़बड़ हो जाता आपका रिजल्ट। तो ये रिजल्ट वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब बस लास्ट स्टेप, अब हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो ये आरएमएस वैल्यू मेरे पास आ गई √आई² का बार, दैट मीन्स √2 इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो मेरे ख्याल से इतने से तो अकल आ गई होगी कि कैसे हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं और क्या तरीके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आ जाता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन आप सीख चुके हैं अपना एसएचएम के अंदर, वही सवाल यहाँ पर आ जाता है। तो कहते हैं ये दो करंट है, इन दोनों को सुपरपोज करके रिजल्टिंग करंट एम्पलीट्यूड बताओ, आई² बार सब कुछ ही बताओ उसको, ठीक है। तो बताते हैं। तो हमारा रिजल्टिंग करंट आप देखो, cos ω t फंक्शन y एक्सिस पे जाता है तो इसका एम्पलीट्यूड y एक्सिस पे, sin ω t फंक्शन x एक्सिस पे रहता है तो इसका एम्पलीट्यूड x एक्सिस पे, इस साइन में cos फंक्शन भी है तो इसका एम्पलीट्यूड फिर y एक्सिस पर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फेजर डायग्राम बन गया, या ऐसे बोलो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर नोटेशन बन गया। तो इधर आ गया 3 और इधर आ गया 7, सही है। अब रिजल्टेंट निकालोगे तो अपना वही ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, AR दिस इज 7, ये हमारा रिजल्टिंग फेज हो गया। तो मैं इधर इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा आपको, 7 ही है ना, हाँ नहीं 4 और 2 6 आ गया, सॉरी, ठीक है। अब अगर मैं AR की वैल्यू निकालूं तो इस AR की वैल्यू में 3 तो रूट से बाहर आ गया, ये 2² प्लस 1² बचा यानी ये 5, तो 3√5 इज रिजल्टिंग करंट। अब अगर रिजल्टिंग करंट की इक्वेशन लिखनी हो तो मैं लिखूंगा 3√5, समझ गए। एक्स एक्सिस से फाई एंगल एंटी क्लॉकवाइज पे, तो एक्स एक्सिस के लिए हमने यूज़ किया sin ω t फंक्शन, एंटी क्लॉकवाइज पे है तो प्लस डेल्टा फाई लगा दिया। डेल्टा फाई की वैल्यू आप 10 डेल्टा फाई से लिख लोगे, 10 डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी 2, अब डेल्टा फाई को आप 10 इनवर्स 2 डाल दोगे। तो ये हो गई रिजल्टिंग करंट की इक्वेशन, जिसमें करंट एम्पलीट्यूड हो गया 3√5। अब क्या करें, अब आपने रिजल्टिंग करंट की इक्वेशन लिख ली, तो आपने IR की इक्वेशन लिख ली विच इज 3√5 sin ω t प्लस 10 इनवर्स 2, सही, आपने सब लिख लिया। अब दूसरी स्टेप में क्या पूछा, I² का बार। अब आपको डर लगा फिर क्यों लगा डर, आपको बात बात पे डर जाते हो, तो आपके लिए हॉरर फिल्म की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स ही हॉरर फिल्म है। तो अब आपके लिए I² का बार निकालना इसलिए डरावना है क्योंकि मैंने बताया इसको पहले एक्सपैंड करो और फिर होल स्क्वायर करो। अब ये एक्सपैंड करने में 10 इनवर्स 2 आपकी ऐसी तैसी कर देगा। अब क्या करें, नहीं भाई ऐसा नहीं करना, परेशान नहीं होना, ये बनी है ना, इसी से हम रिजल्टिंग करंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो रिजल्टिंग करंट की इक्वेशन हो गई 3 sin ω t, ऐसे भी तो लिख सकते हो, और प्लस 6 cos ω t। अच्छा ये भी था क्या जुगाड़, हमें तो पता ही नहीं थी ऐसी चीज़ें, तो इसलिए तो बड़ा। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये भी तो तरीका है हमारा लिखने का। तो हमने इसको कंबाइन करके ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख दिया, ज़्यादा आसान है, 10 ने परेशान नहीं किया। तो इस तरीके से रिजल्ट लिख लेना है, समझ आ गया। अब आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप इसका पहले स्क्वायर करो 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे और स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, और फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिख देता हूँ, sin² ω t 4 cos² ω t, ठीक है, और प्लस 4 sin ω t cos ω t, ठीक है। I² आ गया। अब आप इसका बार ले लो, तो ये बार हो गया, I² के बार की वैल्यू हो गई 9, यहाँ मिला हाफ, यहाँ मिला 4/2, ठीक है, बाकी हो गया 0, 4 और 1 5/2 यानी 45/2, ठीक है। तो आपके पास I² का बार आ गया। अब आपको थर्ड और लास्ट स्टेप में IRMS निकालना है। अब IRMS हो गया इसका रूट, तो √45/2 इसका RMS करंट। अब तो फुल पैक हो गए, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके से RMS एवरेज और फेजर डायग्राम वगैरह से रिजल्टिंग इक्वेशन निकालने में। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाए सिंगल कंपोनेंट, देखो बहुत ही आसान है, अल्टरनेटिंग करंट बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है ना। इसके सवाल बेहद आसान है, इजीली करे जा सकने वाले, छोड़ के आने का कोई चांस नहीं। हाँ अगर कैलकुलेटिव फंस गया LCR में रेजोनेंस के अलावा तो सेकंड राउंड में कर लेना, अदरवाइज तो फर्स्ट राउंड के सवाल हैं सारे। सिंगल कंपोनेंट में क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने इन कंपोनेंट्स को डीसी में बैटरी के साथ अप्लाई किया था, एसी में अप्लाई करके इनका बिहेवियर चेक करते हैं। तो जब भी हम इन कंपोनेंट्स को एसी में लगाते हैं ये सब रेजिस्टेंस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो इंडक्टर भी बन गया रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और फॉर्मूला होता है ω L।
ये कैपेसिटर भी बन जाता है, रेजिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है ओमेगा एल, ठीक है ना। अब अगर हमें इनके करंट पता है तो हम वोल्टेज की इक्वेशन लिख लेते हैं, और वोल्टेज पता है तो करंट लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड है, इसमें करंट और वोल्टेज की इक्वेशन देखो सेम आती है एज इट इज, मतलब करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस में सेम फेज में रहते हैं। इंडक्टर में आप चेक करोगे तो वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री से, तो करंट और वोल्टेज ये याद रखना, फेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके न्यूमेरिकली नहीं हो पाएंगे। तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस हमारा आ रहा है π/2, अगर ये π/2 आ रहा है तो cos डेल्टा फाई 0 हो जाएगा। तो ये जो इंडक्टर वाला सर्किट होता है इसलिए इसको बोलते हैं वॉटलेस सर्किट, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्सेल जैसा मैंने बताया ओमेगा एल होता है, तो एक्सेल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाओगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बन जाएगा, y बराबर mx वाला, और स्लोप इसका एल के बराबर हो जाएगा। अब आप आ जाओ कैपेसिटर के सर्किट पर, तो ये भी बन जाता है अपना XC इसको बोलते हैं, और ये क्या लिख दिया मैंने 1/ωc, ठीक है ना। तो ये भी बन जाता है रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस को बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इक्वेशन अगर देखें तो करंट की इक्वेशन तो वही ले रखी है, बट वोल्टेज यहाँ π/2 से लैग करता है, तो ध्यान रखना इंडक्टर में लीड करता है, कैपेसिटर में लैग करता है। अब अगर आपको कैपेसिटर का वोल्टेज लिखना है, नहीं Q/C नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे IXC क्योंकि ये बन चुका है रेजिस्टेंस। इंडक्टर का वोल्टेज लिखेंगे तो IXL क्योंकि बन चुका है रेजिस्टेंस। इसके लिए बेचारे के लिए तो जो चली आ रही है गाथा वही चलेगी, V बराबर IR, और कुछ नहीं चलेगा। XC वर्सेस ओमेगा का ग्राफ देखोगे तो XC कहाँ गया 1/ωc है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, सही है। तो ये स्टैंडर्ड बेसिक सिंगल कंपोनेंट सर्किट हो गए। अब हम इनकी मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट LR सर्किट आता है। तो कोई भी चीज़ बिना फेजर डायग्राम के कभी नहीं होती इस चैप्टर में, ठीक है ना, कभी करनी भी नहीं होती। तो आप क्या करेंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे। कैसे? दो फेजर बनते हैं, वोल्टेज का और इम्पीडेंस का। वोल्टेज का बताता हूँ, जैसे करंट कुछ भी दे रखा है, आपने उसको एक्स एक्सिस पे फिट कर दिया, ठीक है ना। अब हम वोल्टेज के फेजर की बात कर रहे हैं। सबसे पहला काम, रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमें पता है सेम फेज में होता है, इंडक्टर का वोल्टेज हमें पता है लीड करता है। अब हम वोल्टेज का ये पैरेललोग्राम बनाएंगे जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये इसका रिजल्टिंग वोल्टेज हो जाएगा, वी नेट हो जाएगा। वी नेट आप देख रहे हो डेल्टा फाई से लीड कर रहा है, ठीक है ना। VL को हमने इधर सामने उठा के लगा लिया, ये एंगल हमने डेल्टा फाई कर दिया। अब हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसको सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट दो चीज़ें पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का सोल्यूशन दो चीज़ों की डिमांड करता है। ये दो पता है, पाइथागोरस लगा के निकाल लो, फिर कोई से भी लगा के एंगल निकाल लो। ये दो पता है, पाइथागोरस लगा के निकाल लो। एंगल और साइड पता है, तो एंगल और साइड पता है। अब आपको बेस पता है, ये निकालना है तो tan की आइडेंटिटी लगा लो, साइन लगा लो, कॉस लगा लो, तो आप बड़े इजीली कर सकते हो। कुल मिलाकर के आपने क्या हुआ, ये वोल्टेज का फेजर बनाया। अब इन वोल्टेज से हम इम्पीडेंस का फेजर बनाते हैं। हम पता है VL IXL के बराबर होता है, तो VL की जगह XL रिप्रेजेंट किया, VR की जगह R रिप्रेजेंट किया। नेट वोल्टेज IZ के बराबर होता है, मतलब Z इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। वो भी सीधे मुंह नहीं आता, वो भी पाइथागोरस लग करके आएगा। यानी Z की वैल्यू देखोगे तो R + XL नहीं होगी, सीधे जुड़ेंगे नहीं है। √R² + XL²। स्टूडेंट इसको रटता घूमता है, मैं क्यों रटूं भाई, मेरे सामने फेजर बना पड़ा है, मैं इजिली निकाल लूंगा उसको, ठीक है। अब cos डेल्टा फाई यानी पावर फैक्टर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप चेक करेंगे तो R/Z के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब एवरेज पावर कंजम्पशन, अब एवरेज पावर कंजम्पशन की जो इक्वेशन आप ये देख रहे हो ये कैसे आई, मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि ये हम एग्जाम में फ्लुएंटली यूज कर पाए। बहुत ध्यान से सुनना। हमने पावर फैक्टर निकाल लिया। एवरेज पावर जो मैंने बताई थी वो थी ERMS IRMS cos डेल्टा फाई, ठीक है ना। ERMS हो गया नेट वोल्टेज यहाँ का, IRMS हो गया नेट RMS करंट। कुछ नहीं लिखा तो RMS ही लेना होता है, ये भी रूल है। अब हम पता है कि V, इसको V लिख लेता हूँ, E की जगह V लिख लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। हमें पता है VRMS पूरे सर्किट का नेट वोल्टेज V = IZ, तो IRMS × Z पुट कर देते हैं। जैसे मान लो V की वैल्यू डाल दें और पावर फैक्टर की वैल्यू भी डाल देते हैं, तो एवरेज पावर, चलो पहले इसकी वैल्यू डालते हैं। ये हो गई VRMS IRMS टाइम्स R/Z। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, Z कट जाएगा और एवरेज पावर कंजम्पशन आ जाएगा IRMS² × R। मतलब अगर आप सर्किट में एवरेज पावर निकालना चाहते हो तो RMS करंट निकाल लो टाइम्स आप R कर दो, आपके पास एवरेज पावर कंजम्पशन आ जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप वोल्टेज के टर्म में निकालना चाह रहे हो तो करंट के वैल्यू को डाल दो, तो वोल्टेज के टर्म में आ जाएगा VRMS/Z² टाइम्स R। यानी अगर आपको वोल्टेज दे रखा है और कोई ये बोले कि यार एक काम करो, इसका ना एवरेज पावर निकाल दो, तो इतना आसान नहीं है।
आपको पहले z तो निकालना ही पड़ेगा झक मार के, ठीक है ना भाई। वी आर एम एस बाई जेड हुआ क्या, आई आर एम एस ही तो हुआ, ठीक है ना। तो आपको z तो निकालना ही पड़ेगा, फिर वी आर एम एस बाई जेड का होल स्क्वायर करते हुए मल्टीप्लाई आर से आप एवरेज, तो बेस्ट यही है ना, यही यूज कर लेते हैं। अगर v दे रखा है मतलब सीधे पता है ना आई तो निकालना ही है भैया, बिना उसके तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब आई निकालने के लिए हमें नेट इंपेडेंस तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, नेट रेजिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए फेजर डायग्राम मस्ट है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रैटेजी जल्दी भी सवाल दिखाऊंगा। अब क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, करंट की इक्वेशन से वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है। मान लो करंट दे रखा है, वोल्टेज लिखनी है, तो करंट में जो भी करंट का फेज एंगल है उसमें डेल्टा फाई जोड़ देंगे, वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी। तो करंट की इक्वेशन सपोज करो ये दे रखी थी, डेल्टा फाई जोड़ दिया, वोल्टेज की इक्वेशन आ गई। मान लो वोल्टेज की इक्वेशन दे देता है, करंट की लिखनी है, तो वोल्टेज वाले में से डेल्टा फाई का फेज एंगल माइनस कर देंगे, करंट की इक्वेशन आ जाएगी। ये तरीके रहते हैं इसमें काम करने के। अब मैं दिखाता हूँ सवाल। जैसे पहला सवाल, अब आपके सामने पूरा मतलब एक फुल फ्लेश्ड प्रॉब्लम है जिसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। आ जाओ, अब इस सवाल को स्टार्टिंग कैसे करें। हमें दे रखी है एल और आर की वैल्यू। सबसे पहला काम जो छूटते ही करना होता है, जो भी अप्लायंस है उनको पकड़ के रेजिस्टेंस बना लो, ठीक है ना, फिर आगे बात करो। तो हम क्या करते हैं, इसको रेजिस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके और यही डायग्राम में लिख लो, एक्सएल फॉर्मूला हो गया ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी हुई, अब ये देख रहे हो आप, ये है ओमेगा 314। अब 314 का मतलब क्या हुआ, 3.14 किसकी वैल्यू होती है, पाई की होती है। तो 314 को हम लिखेंगे 100 पाई। ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क इसमें करना होता है। तो मैंने इधर लिखा 100 पाई टाइम्स 1/पाई, पाई पाई कटा 100 ओम, यूनिट भी इसका ओम है। अब हमने इसको रेजिस्टेंस बना लिया, ये रेजिस्टेंस हमें पता है, तो साफ सीधी बात है ना कि रेजिस्टेंस वाला फेजर डायग्राम बनाओ। करंट को चुपचाप इधर कोने में लिखो, बाद में देखेंगे भाई तुम्हें। यहाँ पर आ गई इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू, कितनी है रेजिस्टेंस वैल्यू, 100√3, ठीक है। इधर साइड आपने, तो मैं यहाँ नहीं दिखा रहा, सीधे 90 डिग्री से लीड कर रहा है, ऊपर दिखा दिया एक्सेल, कितना 100। ये इसका नेट इंपेडेंस हो गया कितना Z, ये एंगल हो गया डेल्टा फाई। अब पहले ट्राइंगल का सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये दो चीज़ पता है, ये निकालनी है, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाते वक्त 100 तो कॉमन हो गया, रूट अंडर क्या बचा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 + 1 हो गया 4। तो Z की वैल्यू आ गई 200 ओम, सही है। तो नेट इंपेडेंस मेरे पास आ गया 200 ओम। अब क्या करेंगे, क्या क्या पूछा है, Z पूछिए। अब रीडिंग ऑफ एमीटर पूछ रहा है, इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, करंट की वैल्यू। कौन सा करंट, यहाँ तो दो होते हैं, पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू, कौन सा। तो यहाँ जो एमीटर करंट बताता है वो होता है आरएमएस वैल्यू। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज बताता है वो होती है आरएमएस वैल्यू। कहीं कुछ लिखा ना हो तो आरएमएस वैल्यू ध्यान रखना है। तो अब हमें करंट निकालना है, कैसे निकालें हम, तो तरीका क्या रहेगा, एक ही इक्वेशन है, V = IZ, और कोई इक्वेशन ही नहीं है। तो हमने लगाया V = IZ। कौन सा करंट निकालना है, आरएमएस निकालना है। तो Z पता है, हाँ पता है, वोल्टेज पता है, तो इक्वेशन देखो, हमें कौन सा वोल्टेज पता है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज पता है। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज की वैल्यू हमने डाल दी, तो हमने लगाई V0 = I0Z। 200 = I0 इंटू Z। Z की वैल्यू आप यहाँ पर चेक करोगे तो वो हो गई 200। तो I0 निकल करके मेरे पास आ गया विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब अगर मैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट लिखूंगा तो मेरे को तो पता है I0/√2 होती है, तो मैंने तुरंत उठा करके लिख ली 1/√2 एम्पियर इज द रीडिंग ऑफ एमीटर। हो गया ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ काम। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम लोग, अच्छा एक चीज़ और समझ आई यहाँ पे, वो चीज़ ये समझ आई कि हम जो यहाँ पर इक्वेशन बेस्ड काम कर रहे थे, जब इधर सवाल लगा रहे थे, ठीक है ना, तो हमसे इसका अगर आरएमएस पूछा जाए तो हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे, एक्सपैंड करके निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। जो हमने पहले किया था अब हमें अकल आ गई कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास I0 है, साइन फंक्शन है, /√2 कर दो, यही आरएमएस होगा, चाहे कैसा भी फेज दे रखा हो। तो I0/√2 करोगे तो 1/√2 करोगे तो √2 एम्पियर ही हमारे पास करंट आ जाएगा। कुछ डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो कहाँ गया, एक गंदा सा सवाल लिया था ना जिसमें मैंने सुपरपोजिशन कराया था, ये रहा, सुपरपोजिशन करा के कहाँ गई, ये रही इक्वेशन आई, साइन के फंक्शन में भाड़ में गया, हमें आरएमएस चाहिए 3√5/2, तो 3√5 / 2 यानी √45/2 एज इट इज। अब तो काम आपका डायरेक्ट बन गया, मतलब साइन फंक्शन खोलने की जरूरत नहीं, कॉस फंक्शन खोलने की जरूरत नहीं। अगर आपको आरएमएस निकालना है सीधे पीक वैल्यू पकड़ा, ये मैं पहले भी बता सकता था पर पहले पीक वैल्यू का आइडिया नहीं था ना, तो पीक वैल्यू पकड़ा डिवाइडेड बाय √2 करा, बस मजे ले लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हो। नेक्स्ट अब मैं चलता हूँ आगे, कहाँ तक पहुँचे, हाँ यहाँ पे थे। हमने क्या निकाल लिया, रीडिंग ऑफ एमीटर निकाल लिया। अब हमें पावर फैक्टर भी निकालना है। तो पहला सवाल तो ये रहा, दूसरा सवाल हमने इधर कंप्लीट कर लिया। अब पावर फैक्टर पूछ रहा है, पावर फैक्टर मतलब एंगल नहीं पूछ रहा, कॉस डेल्टा फाई पूछ रहा है।
कॉस डेल्टा फाइव की वैल्यू निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे तो 100√3 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है ना। तो ये आ गया √3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। एंगल मत छोड़ के चले आना, पावर फैक्टर ये नहीं पता चले इसको 30 डिग्री डाल करके चले आए, भाई ये 30 डिग्री नहीं पूछ रहा, कॉस डेल्टा वाई पूछ रहा है, दैट इज √3/2। चौथी स्टेप, पावर फैक्टर हो गया, एवरेज पावर। हम तो एक ही चीज़ लगाएंगे, हमें और कुछ नहीं आता, मैं आता तो बहुत कुछ है पर हम यही लगाएंगे, IRMS² इंटू आर बेस्ट है, ठीक है ना। क्यों हम लगाएं VRMS/Z का होल स्क्वायर, खुद ही पंगे लें, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करते। तो एवरेज पावर कंजम्पशन हमारी इससे ईजिली आ जाएगी। IRMS हमने निकाल ही लिया ऑलरेडी 1/√2, तो ये बना 1/2। आर की वैल्यू हो गई कितनी है, आर की वैल्यू 100√3, तो यहाँ से मेरे पास आ गया एवरेज पावर कंजम्पशन विच इज़ 50√3 और यूनिट पावर का वाट। बेस्ट। तो मेरे ख्याल से अब आप LR सर्किट से स्ट्रैटेजी भी सीख गए, IRMS डायरेक्ट भी सीख गए, चुपचाप से अब आपको इक्वेशन एक्सपैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलते हैं आगे, एक और सवाल। अब देखो, अभी हमने क्या किया था, इम्पिडेंस का फेजर बनाया था, क्योंकि हमें R, XL और ये सब गिवन थे। कई बार क्या होता है, वोल्टेजेस की वैल्यू गिवन होती है, तो हम तुरंत वोल्टेज का फेजर बना लेते हैं। जैसे कह रहा है V1 400 है, V2 300 है, रीडिंग ऑफ एमीटर 1 एम्पियर है, मतलब IRMS 1 एम्पियर है। कहता नेट वोल्टेज बताओ, R बताओ, ये बताओ, ये बताओ, सब कुछ ही पूछ डाला, ठीक है ना, कुछ छोड़ता नहीं मैं इसमें। तो देखो, अब हम फटाफट से पहले फेजर बनाएंगे। करंट को चुपचाप कोने में दबाओ, ये हो गया हमारा VR। VR की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, देखो VR हो गया V2 यानी 300 वोल्ट, ठीक है। इधर साइड हो गया VL की वैल्यू होगी 400 वोल्ट। अब हमें नेट वोल्टेज चाहिए, तो नेट वोल्टेज हो गया ये डेल्टा फाई हो गया, पाइथागोरस से निकल गया, कुछ नहीं करना पड़ा, 500 वोल्ट, सही है। अब सवाल शुरू करते हैं। तो हमने नेट वोल्टेज तो निकाल लिया, वो आ गया 500 वोल्ट। अब एमीटर की रीडिंग हमें दे रखी है विच इज कितना, 1 एम्पियर। नेट वोल्टेज हमने पता कर लिया, तो फिर एमीटर दे दिया, ये भी दे दिया, Z भी पता ही है। Z की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। देखो उसने क्या किया, Z गायब कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो, V = IZ, कौन सा V, RMS वाला, क्योंकि हमें RMS पता है, हम Z निकाल सकते हैं। तो Z कहीं ना कहीं पूछा भी होगा, ये रहा पूछा गया है, तो मैं पहले ही कर देता हूँ। तो VRMS यानी 500 डिवाइडेड बाय कितना 1, तो आंसर आ गया 500 ओम इज द वैल्यू ऑफ नेट इम्पीडेंस। और क्या पूछा गया है, और R भी पूछ रहा है, L भी पूछ रहा है, Z भी पूछ रहा है, डेल्टा सब कुछ ही पूछ डाला है इसके अंदर। अब R कैसे निकालें, देखो आप I जानते हो और इंडिविजुअल कंपोनेंट के वोल्टेज भी जानते हो। अगर आप करंट जानते हो और इनके वोल्टेजेस जानते हो, नेट वोल्टेज से हमें नेट रेजिस्टेंस मिल गया, इंडिविजुअल वोल्टेज से हमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, सिंपल स्ट्रैटेजी। तो अगर मैं VR = IR लगाऊं तो मेरे को R की वैल्यू मिल जाएगी, VR डालना पड़ेगा विच इज 300, I हमें पता ही है 1 × R, तो R की वैल्यू मेरे पास आ गई 300। अब इंडक्टर के लिए लगाते हैं, तो इंडक्टर के लिए मैंने लगाया VL = IXL, तो मेरे को XL मिल जाएगा। VL की वैल्यू कितनी है 400 = 1 × XL, XL की वैल्यू मेरे पास आ गई 400, ठीक है। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, बेसिक चीज़ें तो निकाल ली, R निकाल लिया, V और हमने XL निकाल लिया, पर वो इतने पे शांत नहीं हो रहा, कह रहा नहीं मेरे को तो XL भी नहीं चाहिए, L चाहिए। तो XL के अंदर ही तो ओमेगा L छुपा हुआ है, यानी L छुपा हुआ है, तो हमने ओमेगा L डाला = 400। अब भैया फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी का दूसरा रूप है 50 साइकिल पर सेकेंड, इसको भी स्मार्टली यूज़ करना है। तो ओमेगा को यूज़ करा 2πf, तो ओमेगा हो गया 100π, सही है। 100π अपना वही 314, समझ गया मेरी बात, वही इसी तरह जुगाड़ चलाते हैं इसके अंदर। तो पुट करा, तो L की वैल्यू आ गई 400/100π यानी 4/π, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, और L का यूनिट होता है हेनरी, ठीक है ना। तो हमने L निकाल दिया, हमने R निकाल दिया, हमने Z ने, और क्या बच गया, डेल्टा फाई। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉस डेल्टा फाई निकाल देता हूँ, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, पावर फैक्टर भी पता चल जाएगा, एंगल भी पता चल जाएगा। पावर फैक्टर की वैल्यू होगी 3/5, एंगल की वैल्यू हो गई हमारी 53 डिग्री, सही है 53 डिग्री। डेल्टा फाई पूछे 53 डिग्री, पावर फैक्टर वहाँ ज्ञान मत लगा देना, नहीं 53 डिग्री नहीं, 3/5। अब लास्ट वर्जन, थर्ड वर्जन, कहता है एवरेज पावर बता दो, तो वो तो बेचारी बड़ी सिंपल सी है, IRMS² × R। सिंपल इसलिए लग रही है ना क्योंकि हम पूरा प्रोसीजर लगाते हुए चले आए हैं, पूरा एक पाथ फॉलो करते हुए चले आए हैं। आप सोचो अगर आपको डायरेक्ट एवरेज पावर पूछता है एग्जामिनर, I तो आपको पता है, अब आपको आंसू आ जाते, R कैसे निकाले भाई, R की वैल्यू अब आपको याद आता कि हाँ अगर हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट के वोल्टेज बताएं तो V = IR लगा करके R आ जाएगा, ठीक है ना।
तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू हमने निकाल रखी है 300 ओम। सही है। तो आप इस तरीके से करते हुए सवाल में चल सकते हो। मैं इसी सवाल को एग्जाम में अगर मैं पूछता तो मैं एग्जाम में ऐसे पूछता, ये मैं पूछता, ठीक है ना, ये मैंने आपको कराया पर मैं पूछता ऐसे, बहुत ध्यान से देखना। मैं पूछूंगा तो एग्जामिनर भी ऐसे ही पूछेगा ना। मैं वी नेट दे रहा हूँ 500 वोल्ट, ठीक है ना, मैंने फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्स, मैंने एमीटर की रीडिंग दे दी 1 एम्पियर, मैंने इंडक्टर टांगा और उसका वोल्टेज दे दिया, चलो चेंज कर दिया 300 वोल्ट, मैंने इधर का वोल्टेज उड़ा दिया। आप समझ गए, मतलब मैंने उधर का वोल्टेज उड़ा दिया। क्यों उड़ाया बताता हूँ, मैं सब नहीं पूछूंगा, मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं एक ही चीज़ पूछूंगा, उसमें सब आ जाए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे चुपचाप से ये, अब आप बुद्धि लगाओ, ठीक है ना। एवरेज पावर हमें तो एक ही चीज़ आती है भाई, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। आई तो पता है 1 एम्पियर है, आर नहीं पता। अब चल गई बुद्धि अपने आप। तो अब आप क्या करोगे, वोल्टेज के फेजर से पहले इसका वोल्टेज निकालोगे, मस्ट है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। इसके वोल्टेज से इसका रेजिस्टेंस निकालोगे, देखो दूसरी स्टेप पे चले गए सवाल। फिर रेजिस्टेंस निकाल के आई स्क्वायर आर करते हुए आप पावर निकालोगे। अब कर लोगे, अब समझ आ गया। तो मैं एग्जामिनर होता तो मैं ऐसे पूछता, मतलब जो चीज़ डायरेक्टली मेरे को चाहिए ना मैं उसको छुपा देता कहीं पैकेजिंग के अंदर, फिर आपका काम होता उस पैकेजिंग को खोल करके उसको बाहर लाना। कर लोगे अब घर पे अपने आप, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है ना, इसको जरूर कर लेना। और क्या करना, जब चल ही रहा है तो सभी चल लेना भाई, एल की वैल्यू भी निकाल लेना, खुश हो जाना कि हाँ मैं एल भी आता है निकालना, जो पूछोगे सब बता देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी आर सर्किट। अब कैपेसिटर और रेजिस्टर्स, देखो आप सबसे पहले इसे पकड़ के मैंने रेजिस्टेंस बना दिया। अब हम फेजर बनाएंगे। फेजर हमें अच्छी तरह पता है, आर इधर आ गया, एक्सी नीचे आ गया, ये जेड बन गया, ये तो हो गया इम्पिडेंस का फेजर। वोल्टेज का फेजर बनाएंगे तो इधर आ गया वी आर, नीचे आ गया वी सी, और ये बन गया नेट वोल्टेज, ठीक है। ये डेल्टा फाई हो गया, और करंट, अरे बन जा भाई डेल्टा फाई, और करंट इधर चुपचाप से लगा हुआ है। तो वोल्टेज करंट से लैग कर रहा है डेल्टा फाई से। अब करंट की इक्वेशन दे रखी है तो उसमें डेल्टा फाई माइनस करके वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी, वोल्टेज की दे रखी है तो डेल्टा फाई प्लस करते हुए करंट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको दिक्कत तो नहीं आएगी। बाकी रूटीन वर्क वही, हम सारा काम फेजर से ही करते हैं, एवरेज पावर निकालने का हमारा वही स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है ना। अब जैसे प्रॉब्लम देखो आपके सामने है, रीडिंग ऑफ एमीटर एवरेज। तो मैं एग्जामिनर हूँ, मैं क्या पूछूंगा, मैं आपसे सिर्फ पावर पूछूंगा, मैं तो रीडिंग भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि इनडायरेक्टली उसी में तो छुप गई। पावर फॉर्मूला आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। देखो आर सीधे सीधे चमका रखा है तो आई तो उड़ाऊंगा ना, इतना तो मैं करूंगा, सब कुछ मैं दे दूंगा, तो फिर मैं कैसा एग्जामिनर रहा आपके लिए। तो आई आर एम एस की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी। अब आई आर एम एस कैसे निकलेंगे, V इक्वल टू आई जेड से, सही है, यानी Z निकलवाऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हिडन रहती हैं, एग्जामिनर सिर्फ एक चीज़ पूछता है, सब उसके अंदर छुपा देता है। अब सवाल कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहले उसको पकड़ो, गंदा दिख रहा है कैपेसिटर, उसको आप रेजिस्टेंस बनाओ। तो एक्स सी की वैल्यू हो गई 1/ओमेगा c, तो 1/ओमेगा, ओमेगा हो गया 2πf। अब तो समझ गए, अब तो वैल्यू डायरेक्ट चमक रहे हैं आपकी आंखों के सामने। 100 पाई, सी की वैल्यू आ गई 100/पाई। अब देखो माइक्रो फराड है, 10 की पावर -6 मत भूल जाना वरना धोखा हो जाएगा आपको, ठीक है, फिर कहोगे बताया नहीं आपने। पाई से पाई कैंसिल, रिजल्ट आ गया मेरे पास 100 ओम। तो एक्स सी आ गया 100, आर पता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फेजर बनाना है। आर की वैल्यू ये रही 100, एक्स सी नीचे की तरफ आया, ये भी खुद 100 है। अब तो आपको पता चल ही रहा हो गया, बस सवाल खत्म। ये हमारे पास z का वैल्यू आ गया 100√2। अब ये मत कहना कैसे इतनी जल्दी लिख दिया, दिया तो था नहीं, मैंने डायरेक्ट लगा दिया भाई। क्या डायरेक्ट लगा दिया, पाइथागोरस। करंट इधर है और वोल्टेज इधर है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, करंट की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन भी निकालनी है मेरे को, ठीक है ना। वोल्टेज की इक्वेशन तो दे नहीं रखी तो मैं इक्वेशन करंट की तो लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं सीधे करंट की वैल्यू लिखूंगा। अब ये कौन सा वोल्टेज दे रखा है, वी नेट, आपको वी नेट दे रखा है। अरे तो मेरे को भी बताया वी नेट में भी कौन सा दे रखा है, आरएमएस दे रखा है, पीक दे रखा है, कुछ नहीं लिखा, आरएमएस दे रखा है। तो अब मैंने लगाया वी आर एम एस इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू जेड। क्यों जेड क्यों लगाया, क्योंकि नेट वोल्टेज के लिए लिख रहे हैं। इसके लिए लिखते तो क्या लिखते हैं, आई एक्स सी, इसके लिए लिखते तो क्या लिखते हैं, आई आर, ठीक है। तो वी आर एम एस की वैल्यू डाली, कितना है वी आर एम एस का वैल्यू 200√2। टास्क हमारा था आई आर एम एस निकालना, और जेड की वैल्यू हमने खुद ही ढूंढ ली है 100√2, ये यहाँ से गया। आई आर एम एस का वैल्यू मेरे पास आ गया, कितना बनाइए 2 एम्पियर, सही है। तो आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट मेरे पास आ गया 2 एम्पियर, यही रीडिंग ऑफ एमीटर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट सक्सेसफुली परफॉर्म्ड। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट, पावर
एवरेज पावर हो गई IRMS² इंटू आर। हम बहुत मजे में चल रहे हैं, इंसान के आंसू आ जाते हैं भाई पावर निकालने में। अल्टरनेटिंग करंट में पावर ही तो होती है जो वो सबकी पावर खा जाती है, और हमारी तो पावर फिक्स्ड है। हम तो एक ही स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं, IRMS² इंटू आर। हम कोई रास्ता ही नहीं बदल रहे हैं। फ़ायदा क्या है इससे हमें बताया कि हमें IRMS और R ही चाहिए, वो हम दांव पेस्ट लगा करके निकाल लेंगे सर्किट में, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट है। ये 4 हो गया। R की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये आ गई 100, तो ये हो गया 400, और यूनिट हो गई इसकी वॉट। सही है। तो मेरे ख्याल से ईजिली अब आप प्रॉब्लम को कर सकते हो। अच्छा, ये किसका फेजर बनाया था मैंने? इम्पिडेंस का। अब इनके वोल्टेजेस दे देता जैसे अभी बताया था, तो आप वोल्टेज का फेजर बना लेते, ठीक है ना। अब अगर वोल्टेज दे देता तो मान लो हमें करंट निकालना है, ठीक है ना। तो करंट निकालने के लिए हमें Z तो चाहिए ही होगा भाई, ठीक है ना। अब Z निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें इम्पिडेंस की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। अब उसने ये दे दिया और इधर का वोल्टेज दे दिया और करंट ही नहीं दिया, तो हम Z नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो या तो तुम करंट दो, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस उड़ा दो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, तो सवाल ठीक ठाक बन रहा है। या फिर ऐसा करो कि करंट की वैल्यू दे दो, ये वोल्टेज मत दो, ठीक है ना, और फिर हमसे Z निकलवा लो, वो भी हमारे लिए ठीक है। तो कैसा भी रास्ता आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। LCR सर्किट। LCR मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन। अब LCR में दो बातें आती हैं, या तो सर्किट रेजोनेंस में होता है या नहीं होता। कैसा भी होता हम सवाल तो कर लेते हैं, सवाल अपने बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। तो हमने कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को सीरीज में लगा दिया। हमने तुरंत इनको पकड़ा और रेजिस्टेंस बना लिया, ये तो हमारा पहला उसूल है। फिर हमने तुरंत इनके फेजर डायग्राम को बना लिया। अब आप देख रहे हो मैंने इधर लिखा XL - XC। क्यों लिखा? क्योंकि जब हम इनका फेजर बनाएंगे तो इधर तो आ जाएगा R, ऊपर आ जाएगा XL, इधर आ जाएगा XC। अब आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, ठीक है ना, अपने अंदर रख लेना, ये बहुत काम आएगी आपके, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो XL XC आप देख रहे हो यहाँ पे। तो अब इन दोनों में लड़ाई चल रही है, कहता है या तो मैं बड़ा या ये बड़ा, ठीक है ना। तो इनमें जो बड़ा होगा वो लीड या लैग करवाएगा वोल्टेज को। अब जैसे देख रहे हो XL - XC लिखा, तो ये मान लिया ये ज़्यादा है, तो फिर Z इधर आ जाएगा, यानी वोल्टेज इधर आ जाएगा, वोल्टेज करंट से लीड करेगा। तो जब इंडक्टर ताकतवर होता है तो लीड कराता है, कैपेसिटर ताकतवर होता है तो लैग कराता है। अब इसमें जो मैं बोल रहा था अंदर की बात अब बोल रहा हूँ वो कहता है हमने LCR से, ध्यान से सुनना, C हटाया, ठीक है, सुनना, LCR से C हटाया, हटा दो, ये सर्किट ऐसा बन गया, ठीक है। वोल्टेज लीड बाय एन एंगल ऑफ डेल्टा फाई, वोल्टेज लीड बाय एन एंगल ऑफ डेल्टा फाई। कितना? अब L हटाया, वोल्टेज लैग बाय एन एंगल ऑफ डेल्टा फाई। अब आप सुनना क्या था सर, कथा थोड़ी ना चल रही है कि सब कुछ सुनते चले जा रहे हैं, नहीं, लॉजिक कहाँ है? डेल्टा फाई सेम है, सुना, लॉजिक ये। तो ये हटाने पर ऊपर डेल्टा फाई, ये हटाने पर नीचे डेल्टा फाई। सिग्निफिकेंस क्या? जब हम इसे हटाते हैं तो यही तो बचता है और ये डेल्टा फाई बचता है। तो ये डेल्टा फाई दे करके इनडायरेक्टली आपको XL की वैल्यू बता रहा है कि निकाल लो। तो XL की वैल्यू हो गई R tan डेल्टा फाई। आगे सुनना, L हटा करके C रखते हैं और सेम डेल्टा फाई आ जाता है। तो इसका मतलब हो गया XC की वैल्यू R tan डेल्टा फाई। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, C हटाने पर LR में जो डेल्टा फाई बचे और L हटाने पर CR में जो डेल्टा फाई बचे, अगर वो सेम हो, इसका इनडायरेक्ट मतलब है XL और XC सेम है। आप समझ गए? अच्छा, इतना खतरनाक था। XL XC जब सेम होते हैं तो सर्किट रेजोनेंस में हो जाता है, तो डायरेक्ट बोलता नहीं है ये बातें, ठीक है ना, वो ऐसे घुमाता है लैंग्वेजेस कि हमने एक LCR सर्किट में C हटाया, डेल्टा 60 डिग्री से लीड कर गया, ठीक है। अब हमने L हटाया, 60 डिग्री से लैग कर गया। अब तुम 60 डिग्रियों में पड़े रहते हो, तो मैं लगता है वो 60 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है वो 60 डिग्री का मेरे लिए कोई काम नहीं है। मेरे को पता है ये C हटाने पर 60 ऊपर, L हटाने पर 60 नीचे, इसका मतलब जितना XL है उतना XC है, यानी सर्किट रेजोनेंस में है, ठीक है ना। अब रेजोनेंस में है तो इन दोनों के इंपेडेंस कट जाते हैं, कट गए ना भाई ये पूरे। नेट इंपेडेंस हमारा R के बराबर बचा, नेट वोल्टेज IR के बराबर हो गया और I सटाक से आ गया, और पावर IRMS² R। तो मेरा सर्किट तो ऐसे चलता है, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से तुम्हें ज्ञान मिल गया कैसे करना है।
तो जब भी ये बोल दे ये हटाने पर डेल्टा फाई ऊपर, ये हटाने पर डेल्टा फाई नीचे, इनके इनडायरेक्ट मतलब है एक्सएल एक्सी बराबर है। हाँ, अगर वो बोलता 60 ऊपर और 30 नीचे तो बराबर नहीं होते, फिर हमें निकालने पड़ते हैं ये आइडेंटिटी लगाते हुए, पर वो सवाल लेंदी हो जाता फिर, ठीक है ना। इतना परेशान भी नहीं करता, मेडिकल करनी है, IIT थोड़ा ना करवानी है। अच्छा, तो आपने इम्पीडेंस का फेजर बना लिया। अगर आपको इनके वोल्टेजेस दे देगा तो आप क्या करेंगे, अब तो बताइए ना क्या करेंगे, वोल्टेजेस के फेजर बना लेंगे। VL माइनस VC इधर आ गया और ये हो गया हमारा नेट वोल्टेज। करंट इधर कोने में दबा दो चुपचाप से, ये हो गया डेल्टा फाई। अब अगर आप नेट इंपीडेंस देखोगे पाइथागोरस से हमने लिख लिया, कॉस डेल्टा फाई देखोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से हमने लिख लिया। अब हम आ जाते हैं मुद्दे पर। तो रेजोनेंस में क्या होता है, VL VC बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। तो फिर ऐसा होने पर XL XC भी बराबर होते हैं, और ऐसा होने पर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC, ठीक है ना। नेट वोल्टेज बता दिया VR के ही बराबर होता है। अरे यार ये कट गए ना तो बेचारा VR ही तो बचा, ठीक है ना। करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है क्योंकि इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है, असर्शन रीजन में पूछता है। तो इन रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट करंट बिकम्स मैक्सिमम, असर्शन रीजन Z बिकम्स मिनिमम, क्योंकि XL XC अपोजिट फेज के होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो करंट मैक्सिमम। अब यहां पर आता है क्वालिटी फैक्टर, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है ना, ये एक खास तरीके का सर्किट होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट को मैक्सिमाइज करता है। तो क्वालिटी फैक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। आप यहां पर देखो, यहां से लेके यहां तक की ये जो दूरी है, ठीक है, यहां तो करंट मैक्सिमम है। वो फ्रीक्वेंसीज जहां पर करंट मैक्सिमम का हाफ हो जाए, क्या वो फ्रीक्वेंसीज जहां करंट मैक्सिमम का हाफ हो जाए, पावर कंजम्पशन मैक्सिमम की हाफ हो जाए, करंट 1/√2 हो जाए, मैं क्या बोल दिया, हाफ बोल दिया, सॉरी, करंट मैक्सिमम का 1/√2 हो जाए और पावर I²R के हिसाब से देखें तो हाफ हो जाए। तो अगर इधर पावर P मैक्स है तो इन फ्रीक्वेंसी पर पावर P max/2 हो जाएगी। इसलिए इन फ्रीक्वेंसी इसको स्पेशल नाम देते हैं HPF, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी नाम से ही पता चला, वो फ्रीक्वेंसी जिन पे पावर आधी हो जाती है, करंट 1/√2 हो जाता है। इन फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस कहलाता है बैंडविड्थ, ठीक है ना। तो ये बैंडविड्थ कहलाता है। तो क्वालिटी फैक्टर होता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ, पुट करने पर ये हमारे पास आ जाता है 1/√LC। कई बार नहीं नीट के एग्जाम में पूछ ही लिया था, तो ये सब पूछ लेते हैं, छोड़ते कुछ नहीं है। कहते हैं बैंड जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी वैल्यू बता दो, मतलब इतना ना लाइक, कहता है इनकी वैल्यू बता दो, मतलब दिखा ही नहीं कहीं पे। अब स्टूडेंट बेचारा परेशान हो जाएगा, सवाल ही नहीं किया उसने उस पर प्रैक्टिस। तो इन HPF की वैल्यू कैसे निकालें, तो तरीका बहुत सिंपल है, आप डेल्टा ओमेगा निकाल लो, ठीक है। शायद मैंने नेक्स्ट पेज पे रखा होगा, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू है R/L, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ आपको, और इधर तो और ज़्यादा काम है, ठीक है, इधर ही करते हैं। डेल्टा ओमेगा की वैल्यू है R/L, ठीक है ना। आप क्या करोगे, आपको निकालनी है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया आपको निकालना है ω1 और ω2 का वैल्यू। भाई डिलीट हो जा, क्यों परेशान कर रहा है। आपको निकालना है ω1 और ω2 का वैल्यू, ठीक है, ध्यान देना। तो ω1 का वैल्यू है ω0 माइनस ये, ठीक है ना, यानी ω0 ये पूरा हो गया डेल्टा ω/2। तो ω0 माइनस डेल्टा ω/2 इज फर्स्ट HPF, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, एंड ω0 प्लस डेल्टा ω/2 इज सेकंड FPF। तो अगर आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू निकालनी है तो सवाल लंबा है, सेकंड स्टेप में करना, क्योंकि ω0 भी निकालना पड़ेगा 1/√LC से, डेल्टा ओमेगा भी निकालना पड़ेगा R/L से, ठीक है ना। आपके सामने ही है सारी चीज़, रिजल्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे पुट करते हुए ये सारी चीज़ें, तो हमारे पास हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आएंगी। पर अगर यही चीज़ हमें ABCD ऑप्शन में दे रखी हो तो हम जल्दी भी कर सकते हैं। हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकालने की बजाय ऑप्शंस में जो ω1 ω2 दे रखे हैं उनके डिफरेंस को चेक कर लेंगे, जिसका डिफरेंस R/L के बराबर होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, पर गिवन एक ही आंसर होना चाहिए उसमें। तो ऐसा नीट एग्जाम में था, मैंने सवाल रखा, अभी दिखाऊंगा आपको। अच्छा इस ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। तो ω0 बहुत गंदा सा बना हुआ है, मेरे को पता है, वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है, XL XC बराबर होते हैं, VL VC बराबर होते हैं, नेट वोल्टेज VR के बराबर होता है, Z R के बराबर होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो जाते हैं। मैक्सिमम करंट की वैल्यू V net/R या VR/R भी लिख सकते हो। V net की वैल्यू VR के ही बराबर होती है, VL VC तो कट गए बेचारे, ठीक है ना। अब जब फ्रीक्वेंसी इससे कम हो,
यानी लेस देन ओमेगा नॉट हो। अब जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सी की वैल्यू, भाई एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है या 1/ωc है, तो ओमेगा कम करोगे तो एक्सी बढ़ जाएगा। एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, और इस वक्त वोल्टेज लैग कर जाएगा, एक्सी एक्सएल से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो एक्सएल एक्सी से बड़ा हो जाएगा, वोल्टेज लीड कर जाएगा। तो ये बहुत पूछते हैं कंसेप्चुअल में, कहाँ लैग करेगा कहाँ लीड करेगा। यहाँ पर ना लैग करेगा ना लीड करेगा, सेम फेज में रहेगा करंट वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये फेजर डायग्राम भी पूछ लेते हैं। अब बाकी वो सारी की सारी वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाई, यहाँ पर मैंने थ्योरी फॉर्म में लिख रखी हैं। ओके, अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस यानी जो क्वालिटी फैक्टर मैंने अभी बताया था उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप यहाँ पर देखो कि जितनी बैंडविड्थ सर्किट की कम है, ठीक है ना, जितनी बैंडविड्थ सर्किट की कम है, हमारा सर्किट उतना ही अच्छा माना जाता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका होता है कि इसको हम रेडियो के अंदर यूज़ करते हैं। अब अगर मतलब रेडियो गंदी क्वालिटी का है, बेकार क्वालिटी का है, तो वो क्या करेगा, कई सारे स्टेशन एक ही जगह पे कैच करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। यानी अगर एक बैंडविड्थ जिसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लो आप 93 मेगाहर्ट्ज़ सुन रहे हो, अब 93 मेगाहर्ट्ज़ 93.1 तक कैच करता है और 92.9 तक, 92.9 से स्टार्ट होता है और 93.1 तक कैच करता है, तो इसकी बैंडविड्थ होगी 93.1 माइनस 93.9, ठीक है ना, ये इसकी बैंडविड्थ हो गई। अब इसकी बैंडविड्थ जितनी कम रहेगी, ठीक है ना, तो ये उस उतने ही नज़दीक तक कैच करेगा। अब मान लो यही बैंडविड्थ हम बढ़ा दें, मतलब 93 मेगाहर्ट्ज़ शुरू हो गया 89 से लेकर के और शुरू चले ही जा रहा है 99 तक, तो क्या होगा, बहुत सारे और जो स्टेशन है 98 है 95 है, वो सब भी उसमें ओवरलैप करने लगेंगे और रेडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। ये होता है क्वालिटी फैक्टर। तो जितना बैंडविड्थ कम होगा, ठीक है ना, देखो जितना बैंडविड्थ कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो बैंडविड्थ कितनी होती है, R/L होती है, ठीक है ना। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का जो डिफरेंस होता है बैंडविड्थ होती है, वो होती है R/L। मैं यहाँ पर फिर से लिख दूँ तो ओमेगा 2 आपको काम आएगा क्योंकि सवाल है, R/L होती है। तो ये जितना कम होगा, अब ये कब कम होगा, जब R की वैल्यू कम होगी तो जितना R कम होगा उतना ज़्यादा क्वालिटी रेडियो का रहेगा। तो मतलब आप ऐसे समझ लो, हम क्या कर रहे हैं, मेरे हाथ में एक रबर बैंड है और मैं इस रबर बैंड को खींच करके ऊपर उठा रहा हूँ, तो शार्पनेस बढ़ती चली जा रही है। तो जितना ऊपर उठाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती चली जाएगी। यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने पर हमारा शार्पनेस ऑफ जो सर्किट है वो बढ़ता चला जाएगा, क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्यू वैल्यू निकालने का या क्यू फैक्टर निकालने का तरीका है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रखी है। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। उससे पहले एक दो ये वापस से ग्राफ रिवाइज कर लूँ। जैसे एक्सेल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ अभी जस्ट मैंने आपको बताया ही था कि ये y=mx से देखोगे स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक्सी वर्सेस ओमेगा ये इस तरीके से बनेगा। एक्सेल माइनस एक्सी का ग्राफ देखोगे, देखो ये हो गया हमारा किसका ग्राफ हो गया, एक्सेल का। ये ग्राफ हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसका, एक्सी का। तो ये ग्राफ एक जगह पर बराबर होता है, मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है जहां एक्सेल और एक्सी बराबर होते हैं और इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये पूछा जाता है। तो अगर हम एक्सेल माइनस एक्सी वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाए, मतलब पूरा नेट ग्राफ बनाए, तो क्या होगा, इससे पहले एक्ससी ज़्यादा होगा, ग्राफ नीचे की तरफ होगा। इसके बाद एक्सेल का पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर यानी इन दोनों को कंबाइन करके ये ग्राफ मैंने दिया है। और इस पर्टिकुलर जगह पर आप देख सकते हो एक्सेल एक्सी बराबर होगा, सर्किट रेजोनेंस में होगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब ये लो सवाल, ये आया था आपके में, तो मैंने इसको यहाँ रख ही लिया ताकि आपको दोनों वर्जन समझा दूँ। कहता है L दे रखा है, R दे रखा है, C दे रखा है, कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, हाफ पावर। कुछ नहीं पूछा, HPF पूछ दिया। अब आप खुद बताओ, ओमेगा 1 की वैल्यू होती है ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा/2 और ओमेगा 2 की वैल्यू होती है ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा/2, है ना। और दूसरा तरीका है, इनका डिफरेंस चेक कर लो, किस में R/L के बराबर है। R कितना है 40, L कितना है 5, यानी किस में डिफरेंस 8। क्या चीज़ ज़्यादा आसान है, ये चेक करना ज़्यादा आसान है ना। जिनका डिफरेंस 8 मिला वही हमारा आंसर है। अब चेक करो, इसका डिफरेंस तो दूर दूर तक 8 नहीं है, इसका डिफरेंस 25 है, इसका डिफरेंस चेक करोगे तो 8 आ गया, और इसका डिफरेंस चेक करोगे तो 42 और 58, ये तो 8 से ज़्यादा आ गया। तो हमें राइट आंसर तो मिल चुका, वो राइट आंसर है C वाला, तो बेस्ट है, इससे करो। बट अगर एक और ऑप्शन बना देता जिसमें डिफरेंस 8 कर देता, तो फिर ये कहानी गड़बड़ हो जाती, फिर आपको एग्जैक्टली वैल्यू निकालनी पड़ती, और फर्स्ट राउंड में नहीं, आप इसको सेकंड राउंड में अटैम्प्ट करते हैं। अब कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। पहले हमें ओमेगा 0 चाहिए, तो हम ओमेगा 0 लिखेंगे 1/√LC, सही है। तो 1/√LC, L कितना है 5
और C का वैल्यू कितना 80, माइक्रो हो गया 10 की पावर -6। तो 8 5 या 40 यानी 400 का रूट हो गया 20 और इधर 10 की पावर -3। तो ये बना 1000/20 यानी ये आ गया हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल्स टू 50 ओम। सही है, सॉरी 50 ओम नहीं, 50 रेडियन पर सेकेंड। तो 50 रेडियन पर सेकेंड हमारा ओमेगा नॉट हो गया। तो अब ओमेगा 1 की जो वैल्यू होगी 50 से कम होगी और ओमेगा 2 50 से ज़्यादा होगा। ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो 50 से कम और 50 से ज़्यादा ये दोनों ऑप्शन है। ये भी ऑप्शन 50 से कम ज़्यादा वाला है, ये ऑप्शन भी 50 से कम, ये 50 से कम ज़्यादा वाला नहीं। देखो इसमें 50 घुसा दिया तो इसको आप रिजेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन रख सकते हो क्योंकि एक 50 से कम है, एक 50 से ज़्यादा। ऐसे भी करके हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं। बट चलो हम तो पूरा ही सीख रहे हैं। अब हम क्या निकालेंगे, डेल्टा ओमेगा निकालेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा कितना R/L। R कितना है 40 और L कितना है 5, तो ये आ गया 8 यूनिट, वही रेडियन पर सेकेंड। अब हम ओमेगा 1 लिख लेते हैं, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2, यानी कि 50 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 50 माइनस 4 ये बना 46 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 2 लिख लेते हैं, वो बन जाएगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा बाई 2 और ये रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 50 + 4 यानी 54। अब हमने एग्जैक्टली वैल्यूज़ कैसे निकालनी है वो भी सीख लिया और हमने सवाल जल्दी कैसे करना है वो भी सीख लिया। तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, अब आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट, अब हमारे रूटीन LCR के सवाल। जब भी हम LCR सर्किट के सवाल कर रहे हैं, पहला काम तो सबको इम्पीडेंस बना लो, रेजिस्टेंस बना लो, फिर उसके बाद चेक कर लो सर्किट रेजोनेंस में है या नहीं है। अगर नहीं है तो जनरल तरीके से करेंगे, अगर है तो तरीका थोड़ा सा बदलेंगे। तो मैंने सब रखा हुआ है। तो पहला काम एक्सेल। अब देखो फ्रीक्वेंसी 50 CPS का मतलब आपको खूब पता है 100 पाई। तो एक्सेल हो गया ओमेगा L, मैं डायरेक्ट लिख लूँ तो ये आ जाएगा 100 ओम। XC अब ये निकालना पड़ेगा 1/100 पाई इंटू 50/पाई और ऊपर गया 10 की पावर 6। ठीक है, तो कितना रिजल्ट बना अब हमें ये देखना है। तो ये पाई से पाई तो गया, नीचे 5000 आ गया। 5000 यानी ये 3 भी चले गए, यानी 1000/200 ओम। तो XC बन गया 200, R बन गया 100। अब यहाँ से सर्किट सॉल्व कैसे करना उसका रास्ता हमने तुरंत चेक करा, ये दोनों बराबर तो नहीं है। कौन ज़्यादा है कौन कम है, हमें पता चला XC ज़्यादा XL कम है, तो लैग करेगा वोल्टेज। तुरंत हमने इम्पिडेंस का फेजर, इम्पिडेंस ही क्यों बनाया, क्योंकि हमें R, XL और XC पता है। वोल्टेजेस पता होते तो हम वोल्टेज का फेजर बनाते। R की वैल्यू हो गई 100, तुरंत हमने इधर लिखा XC माइनस XL। आप देख रहे हो मैं बिना रटे चल रहा हूँ, लॉजिक लगाते हुए। ठीक है ना, ऐसे ही आप एग्जाम में चलोगे तो सवालों से डर नहीं लगेगा। XC माइनस XL लिखा, ये भी आ गया मेरे पास 100। कितना आसान हो गया देखो हमारे लिए। ये हमारे पास Z हो गया, ये मेरे पास डेल्टा फाई हो गया, इधर चुपचाप से करंट आ गया, इधर चुपचाप से नेट वोल्टेज आ गया। पहला काम सर्किट सॉल्व कर लेते हैं। ये 100√2 हो गया और ये 45 हो गया। सही है, अब सब कुछ हो गया। क्या बताना है इसको, रीडिंग ऑफ एमीटर यानी करंट बताना है। तो वोल्टेज पता होना चाहिए, वोल्टेज पता है तो V = IZ लगाया। कौन सा V, जो दे रखा है RMS दे रखा है, तो उससे RMS करंट आ जाएगा, यानी एमीटर की रीडिंग डायरेक्ट आ जाएगी। तो IRMS का वैल्यू हो गया VRMS 200/100√2, तो रिजल्ट आ गया √2 एम्पियर। ओके, दूसरी चीज़ एवरेज पावर, अपना फेवरेट। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला हमें पता है IRMS² × R, यानी ये आ जाएगा 2R कितना है 100 यानी 200 वाट। आपने देखा कैसे स्पीड से हमने सवाल को कंप्लीट किया बिना किसी दिक्कत के। कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, आप भी करोगे आपको भी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या करना है सबसे पहले चेक करना है। अब इनमें वोल्टेजेस दे रखे हैं तो हम चेक करेंगे VL VC बराबर है, यानी साफ दिख रहा है VL और VC बराबर है, मतलब सवाल रेजोनेंस का है। अब बुद्धि लगानी है, हमें नेट वोल्टेज दे रखा है, यही नेट वोल्टेज VR के बराबर हो जाएगा, यानी इधर की रीडिंग हो जाएगी 100 वोल्ट। सही है, ये रीडिंग 100 वोल्ट मिलते ही, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होते ही हम तुरंत करंट लिख लेंगे, वही इधर का करंट हो जाएगा। तो करंट हम यहाँ से लिख लेंगे, तो इस करंट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी V/R, यानी ये आ जाएगा 2 एम्पियर। और ये कौन सा करंट है, RMS करंट, तो IRMS हो गया 2 एम्पियर। अब सवाल देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एमीटर बता दो। मैं पहले ही बता दी तुम्हारे बिना पूछे ही, ठीक है ना। तो सवाल इतना आसान हो गया। अब मान लो पावर पूछे, लिखा तो बड़ा यार आएगा IRMS² × R लगा लेना, पावर आ गई। मान लो वो कहे नहीं मेरे को तो तुम एक काम करो L भी बताओ C भी बताओ, बता दो, डरने की क्या बात है, डर गए क्या। तो आपको L और C बताना है। तो अब आप कैसे बताएंगे, VL
इक्वल्स टू आई, मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट बताना है तो इंडिविजुअल कंपोनेंट वाले वोल्टेज और करंट लगाने पड़ेंगे। VL कितना है, VL 400, RMS है क्योंकि कुछ नहीं लिखा, I हम निकाल चुके हैं, वो सीरीज में सेम रहता है 2, XL की वैल्यू आ गई 200 ओम, XL को डाला ओमेगा L 200 ओम, ओमेगा 2 पाई F कितना है ये, तो 100 पाई 200, L की वैल्यू आ गई 2/पाई, यूनिट हो गया हेनरी। अब इसी तरह VC इक्वल टू IX से लगा के आप C का वैल्यू भी लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से सब कुछ A to Z अब आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट एक और सवाल, फिर से देखना पड़ेगा रेजोनेंस है या नहीं है, ठीक है ना। तो अपने तुरंत वोल्टेज चेक करें, L के और C के अलग अलग दिखे, रेजोनेंस तो नहीं है भैया, हम ये और ये बराबर नहीं कर सकते, फेजर से सवाल करना पड़ेगा, सही है। तो बराबर है तो डायरेक्ट सवाल खत्म, फूक दो सवाल को 1 सेकंड में, और अगर बराबर नहीं है चुपचाप से फेजर पे आ जाओ। तो हम फेजर बनाते हैं, हमें रीडिंग ऑफ एमीटर निकालनी है, वो तो बात की बात रही। पहले हम सर्किट सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इधर साइड पर मेरे पास आ गया VR, क्या पता है मैं VR नहीं पता, छोड़ दो इसको। अब VL और VC में से कौन बड़ा, तो VC बड़ा VL छोटा, तो इधर आ गया VC माइनस VL, जिसकी वैल्यू होगी 100 माइनस 60 यानी 40 वोल्ट। ये हो गया V नेट पता है, बिल्कुल पता है 50 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया डेल्टा फाई। अब VR लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस से लिख लेते हैं। तो VR की जो वैल्यू हो गई, ये V नेट हो गया, इधर चुपचाप से आई लगा दो। तो VR की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब 30 वोल्ट। तो इसको भी मैंने लिख लिया 30 वोल्ट। डेल्टा फाई का एंगल आ गया, अब 4 3 5 वाला है तो 53 डिग्री आ गया, पता ही होगा ना ये तो। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए रीडिंग ऑफ एमीटर जी, और तो कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मैं इसमें पूछूं तो क्या पूछूं, मैं इसमें पावर पूछ सकता हूँ आपसे, है ना। अब मैं कैसे करूँगा, V इक्वल टू IZ लगा नहीं सकता, आपको क्यों नहीं लगा सकते, ऐसी क्या दिक्कत हो गई यार, इनके XL XC नहीं पता, ठीक है ना, वो दिक्कत है। आपको करंट पता है, वोल्टेज पता है, करंट कहाँ पता है, वही तो निकालना है, ठीक है ना। तो अब क्या करूँ, अब तो दिक्कत फंस गई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं फंसी। आपने इस कंपोनेंट का वोल्टेज ऐसे ही थोड़ा ना टाइम पास के लिए निकाल लिया, कितना है इसका 30 वोल्ट, ठीक है। आपने इस कंपोनेंट का वोल्टेज निकाल लिया, आपको उस कंपोनेंट का रेजिस्टेंस पता है, तो उस कंपोनेंट से करंट निकाल लो ना, वही पूरे सर्किट में सेम चलेगा। तो हम यहां से नहीं निकाल रहे हैं नेट से, क्योंकि हमें नेट इंपीडेंस नहीं पता, हम लगा रहे हैं VR इक्वल्स टू IR। आप समझ गए, यहां से I पकड़ेंगे, तो 30 इक्वल्स टू I इंटू R 10 हो गया, I की वैल्यू 3 आ गई, ये कौन सा I है, RMS है, ठीक है ना। तो यानी रीडिंग ऑफ एमीटर मिल गई। अब पूछो जो पूछना है। अब वो कहते चलो भाई इतना बता दिया ना, अब पावर भी बता दो, L भी बता दो, C भी बता दो, अब तो खुद कर लोगे। तो अब पावर हो गई IRMS स्क्वायर इंटू R, कर लेना, मैं तो लिख दे रहा हूँ बस खाली। अब आपसे कहता है L भी बता दो, C भी बता दो, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी बताओ भाई कितनी है, कुछ नहीं दे रखी तो हम 50 CPS ही लेते हुए चलते हैं, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू ही होती है, CPS लिख दूँ, साइकिल पर सेकेंड, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी बताया हमें, हम L और C के वैल्यूज बता सकते हैं, कैसे, इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए लगा के। तो VL हो गया हमारा 60, I हमने निकाल ही लिया था, कहाँ गया 3, XL की वैल्यू आ गई, XL आ गया हमारे पास 20 ओम। अब तो समझ गए होगे अपने आप, ओमेगा L पुट कर लो, L की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरह C की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, चेस के गेम की तरह होता है, पूरा सवाल रट्टे से नहीं चलता भाई, ठीक है ना। आपको बुद्धि लगानी आनी चाहिए, कैसे बुद्धि लगाई जाती है मैं सवालों से सिखा सकता हूँ पर दे नहीं सकता। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। अब देखो पढ़ो, ये कह रहे हैं LCR सर्किट R is 10 ओम When इंडक्टर इज रिमूव्ड। अब ये तो सुनते ही आपके दिमाग में घंटी बज गई होगी, अच्छा आ गया, आप तो हम कर लेंगे। कहते हैं इंडक्टर रिमूव करते हैं, वोल्टेज लैग बाय 45, कैपेसिटर रिमूव करते हैं, वोल्टेज लीड बाय 45। क्या मतलब है इन सब बातों के, XL XC बराबर है, ठीक है ना। तो मैंने सर्किट बनाया, वैसे तो जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट ही कर सकते हो आप। सर्किट बना करके R तो मैंने लिखा 10 ओम, XL और XC मेरे को पता चल चुके बराबर है। अगर मैं पूछ ही लूँ कितने हैं तो नहीं डरना नहीं, R 10 डेल्टा फाई, यही तो बताया था। तो R 10 डेल्टा फाई हो गया, कितने एंगल से लीड और लैग कर रहा है, 45 से, तो ये भी हो गया R 10 45, 10 45 हमारा 1 होता है, तो ये भी R मिला, XC भी R मिला, हो गया ना प्रूव अपने आप। 60 होता तो √3R हो जाते, अब क्या सारे वैल्यू थोड़ा बताऊंगा, समझ ही गए होगे आप। तो XL आ गया, XC आ गया, R आ गया, पता चल गया सर्किट रेजोनेंस में। हमसे क्या जानना चाहते हो, इफ सप्लाई वोल्टेज इज 200 वोल्ट, यानी नेट वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट, कहता है करंट बता दो, तो यही नेट वोल्टेज VR के बराबर हो जाएगा 200 वोल्ट के, ठीक है ना। अब हम इस कंपोनेंट के लिए I का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो 200 इक्वल्स टू 10I, तो I की जो RMS वैल्यू आ गई मेरे पास, वो आ गई 20 एम्पियर। अब क्या चाहिए, एवरेज पावर चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं, IRMS स्क्वायर इंटू R, तो ये बन गया हमारा 400
टाइम्स 10 यानी 4000 वाट। तो मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नाम की चीज़ अल्टरनेटिंग करंट में तो होनी नहीं चाहिए। आप हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, एलसीआर सर्किट, फेजर से लेके आरएमएस करंट से लेके A to Z सब सीख चुके हो। अब प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। और फिर हम इसके बाद अब जस्ट देखने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स वाला टॉपिक। तो अब आ जाते हैं वेव ऑप्टिक्स के सेक्शन में। अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ठीक है ना। अब सबसे पहले इंटरफेरेंस के एक बार बेसिक कंसेप्ट को सीख लेते हैं। वैसे आपने वेव मोशन के अंदर सीखा ही हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग YDAC से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना, पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट स्फेरिकल होते हैं। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जाकर के इससे टकराए और हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है कि वेव फ्रंट के ऊपर जो भी लाई करता है वो अपने ओरिजिनल सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो एक साथ आपका हाइजेंस प्रिंसिपल भी रिवाइज हो गया। तो ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट कर रहा है, ये भी वेव फ्रंट एमिट कर रहा है। तो जब ये सेम फेज वाले सुपरपोज करते हैं तो मैक्सिमा बनता है, अपोजिट फेज वाले करते हैं तो मिनिमा बनता है। तो स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यूसली हमें ब्राइट डार्क पैटर्न फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो इसके कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करते हैं, फॉर्मूले देख लेते हैं। तो हमने दो वेव पकड़ी। तो जैसे मान लो एक वेव यहाँ से जा रही है, एक वेव यहाँ से जा रही है। दोनों की पाथ लेंथ देख लो अलग अलग है, ठीक है ना। तो दोनों की वेव की इक्वेशन हो गई, पहली वेव की इक्वेशन होगी ओमेगा टी माइनस के एक्स 1, दूसरी की होगी ओमेगा टी माइनस के एक्स 2। तो इनका जो फेज डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस के टर्म में आ जाएगा। तो मैंने इनके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करा, फेजेस को φ1 φ2 मान लिया। अब ये जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी के डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स हो जाएगा दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस। तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा और फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। सिमिलरली इंटेंसिटी भी पार्ट डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अलग अलग पाथ लेंथ कवर करने पर अलग अलग इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई हो जाएगा, पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो जाएगा। मिनिमा के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या फिर 2n-1 लैम्डा बाई 2, जिसको आप जानते ही हो, हम लिखते हैं m लैम्डा बाई 2। अब कुछ बेसिक रिजल्ट्स देखते हैं। जैसे इन दोनों स्लिट से जाने वाली इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम मान के चल रहे हैं अभी सेम है। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेम है तो ऐसे सिचुएशन में जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी मिलेगी I1 I2 को I0 डाल देंगे 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करें, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा, छोटे से बड़े के ऊपर परपेंडिकुलर डाला और हमने इसको कैलकुलेट करा, ये आ गया डी साइन थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा है, मतलब हम मान करके चल रहे हैं कि हम जो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लार्ज डिस्टेंस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, डी इज मच मच ग्रेटर देन डी, तो साइन थीटा की वैल्यू टेन थीटा के बराबर आ जाएगी और ये पाथ डिफरेंस बन जाएगा डी वाई बाई डी। यहां पर हम इंटेंसिटी पोजीशन के सवालों को करते हैं, मैंने रखे हैं, अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो पाथ डिफरेंस हो गया डी साइन थीटा इक्वल टू डी टेन थीटा इक्वल्स टू डी वाई बाई डी। अब यही पाथ डिफरेंस हम यहां पुट करें तो हमें फेज डिफरेंस मिलेगा, यहां पुट करें तो हमें रिजल्टिंग इंटेंसिटी मिल जाएगी पोजीशन के हिसाब से वेरी करती हुई, ठीक है ना। इस पे भी कई बार डायरेक्ट सवाल आ जाता है, कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल आता है, मैंने रखा भी दिखाऊंगा। मैक्सिमा निकालना हो तो पाथ डिफरेंस को हम लैम्डा डाल देंगे, पोजीशन ऑफ एनथ मैक्सिमा आ जाएगी हमारे पास, सिमिलरली पोजीशन ऑफ एनथ मिनिमा आ जाएगी। दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस या दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है, इसको कैपिटल डी से डिवाइड कर लो तो लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो ये कैपिटल डी के ऊपर डिपेंड नहीं करता एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, फॉर्मूले हैं जिनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देख रहे हो, अगर हम YDAC को, चलो मैं पहले आपको वो इंटेंसिटी पोजीशन वाला बताऊं ताकि हम न्यूमेरिकल को कर पाए, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी पोजीशन रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखना। हमने देखा डेल्टा एक्स की वैल्यू थी डी साइन थीटा इक्वल्स टू डी टेन थीटा इक्वल्स टू डी वाई बाय कैपिटल टी, ठीक है ना। रिजल्टिंग इंटेंसिटी हम दोनों की सेम मानते हुए चल रहे हैं। ये आ गई मेरे पास 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो अब यहां पर हम डेल्टा फाई का वैल्यू डालेंगे बाई यूजिंग डेल्टा फाई इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया 2 पाई बाय लैम्डा, डेल्टा एक्स की वैल्यू डाली डी वाई बाय कैपिटल डी, तो रिजल्ट बन गया हमारा 2 पाई डी वाई बाय लैम्डा डी। अब जरा गौर करो, ये लैम्डा डी बाई डी अभी जस्ट बताया मैंने फ्रिंज विड्थ होती है, डब्ल्यू से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। तो रिजल्ट आ गया डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई y डिवाइडेड बाय w, ठीक है ना। अब यही हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टिंग इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी 4I0 cos स्क्वायर पाई y डिवाइडेड बाय w। तो ये हो गया इंटेंसिटी पोजीशन का रिलेशन। अब इसमें सवाल कैसा बन जाता है, कहता वो पोजीशन बताओ जहाँ इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की आधी रह जाए, 1/4 रह जाए, 25% रह जाए, इस तरीके से सवाल बनते हैं। तो अब जैसे
ये हमें YDAC सेटअप दे रखा है। मान लो कोई कह दे यहाँ से इंटेंसिटी आई नॉट जा रही है, यहाँ से भी इंटेंसिटी आई नॉट जा रही है, सेंट्रल मैक्सिमा पे पता है हमें इंटेंसिटी 4 आई नॉट होती है, तो कहता है वो पोजीशन बता दो, यानी y की वैल्यू बता दो जहाँ रिजल्टिंग इंटेंसिटी इज 50% ऑफ CM। सही है, मतलब 2 आई नॉट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये रिजल्ट डायरेक्ट अवेलेबल है, हम रिजल्टिंग इंटेंसिटी को आधा करके डालेंगे। 50% बोला है ना, 25% बोलता तो 25% ऑफ 4 आई नॉट करके डालते, जैसा बोलता वैसा कर देते। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो 2 आई नॉट 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई वाई बाई डब्ल्यू, सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 1/2, स्क्वायर रूट लेने पर 1/√2, 1/√2 होती है कॉस में 45 डिग्री की वैल्यू, तो π/4 इतना डायरेक्ट करना होता है, इक्वल्स टू पाई वाई बाई डब्ल्यू, पाई पाई कटा, वाई की वैल्यू आ गई w/4, यानी एट डिस्टेंस 1/4 ऑफ फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना, w की वैल्यू डाल दो लैम्डा d/d, तो एट डिस्टेंस कितना w/4, हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो रहेगी दैट इज 50% ऑफ, ठीक है ना, 50% ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी की आधी रहेगी एट डिस्टेंस w/4। तो आई होप आप इजीली समझ गए होंगे इस रिलेशन को। नेक्स्ट, अब आप इसे में मॉडिफाई कर सकते हो 25%, 75%, तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट आप देख रहे हो YDAC को अगर हम लिक्विड में लेके जाएं तो लिक्विड में ले जाने पर वेवलेंथ जो होती है वो चेंज कर जाती है। तो सिंपल बस जहां जहां लैम्डा होगा वहां वहां हम चेंज करेंगे, तो लैम्डा की जगह आ जाएगा λ/μ। तो आप देखोगे तो पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी पास आ जाएगी, म्यू से डिवाइड हो गया ना, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा भी पास आ जाएगी, फ्रिंज विड्थ भी पास हो जाएगी, ठीक है ना, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी पास हो जाएगी। तो इसका फाइनल समरी क्या है, समरी ये है कि पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न सेंट्रल मैक्सिमा के अबाउट श्रिंक कर जाता है। तो जब हम YDAC को लिक्विड में लेके जाते हैं तो एयर में तो खूब फैला हुआ होता है, लिक्विड में ले जाने पर ये सारा का सारा सेंट्रल मैक्सिमा के अबाउट श्रिंक कर जाता है। सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन नहीं चेंज करती, वो कब निकलेगा, n को 0 डालोगे वो 0 ही आ जाएगा, पहले भी 0 पे था अभी भी 0 पे आ रहा है, बट बाकी सब उसके अराउंड श्रिंक कर गए, ठीक है ना। तो समरी ये रही, लिक्विड में जाने पर श्रिंक हो जाता है क्योंकि फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है, CM की पोजीशन चेंज नहीं करती। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो लैम्डा की जगह λ/μ से रिप्लेस करते हुए करेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो हम यहाँ व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं। अब व्हाइट लाइट में मल्टी कलर्स होते हैं, वेबग्योर होता है, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं व्हाइट लाइट के अंदर। तो सेंटर पर क्या होता है, सारे के सारे कलर, ठीक है ना, जितने भी कलर हैं वो सब सेंटर पर अपना सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म करते हैं, क्योंकि n = 0 पुट करेंगे, फिर लैम्डा चाहे कैसा भी हो हमें सेंट्रल मैक्सिमा सबका सेंटर पर ही मिलेगा। तो सेंटर पर आप व्हाइट लाइट नोटिस करोगे, फिर क्या होगा अलग अलग कलर अपना अलग अलग जगह मैक्सिमा फॉर्म करेंगे, फिर एक जगह ऐसी आएगी जहां पर कलर्स की ओवरलैपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, यही हमसे पूछा जाता है। तो जब कलर की ओवरलैपिंग होगी तो हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को उठा करके इक्वेट कर देंगे। तो मान लो रेड और वॉयलेट की पूछे या रेड और ग्रीन की पूछे तो हम इनके nth मैक्सिमा को इक्वेट कर देंगे। तो हमें नहीं पता रेड का कौन सा मैक्सिमा ग्रीन या ब्लू के कौन सा मैक्सिमा पर ओवरलैप कर रहा है, तो हमने माना n1 मैक्सिमा n2 मैक्सिमा पर ओवरलैप कर रहा है, तो n1 λ1 कैपिटल D/D इक्वल्स टू n2 λ2 कैपिटल D/D, वो सब कटा और हमें ये रिजल्ट मिल गया। प्रिसाइसली बोलूं तो जब कलर्स ओवरलैप करेंगे तो दोनों कलर्स का पाथ डिफरेंस सेम मिलेगा। भाई रेड कलर भी यही पाथ लेंथ कवर करके जा रहा है और दूसरा कलर भी यही कवर करके जा रहा है, तो हम सिंपल एक लाइन में बोल सकते हैं n1 λ1 इक्वल टू n2 λ। तो जब भी ओवरलैपिंग ऑफ फ्रिंजेस हो डायरेक्ट लगाएंगे आप n1 λ1 बराबर n2 λ2। जैसे वेवलेंथ ऑफ रेड कलर हमें पता है 700 नैनोमीटर है और वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर पता है 400 नैनोमीटर है। अब इसमें सवाल ये पूछा कि बताओ पहली बार रेड का कौन सा मैक्सिमा वॉयलेट के कौन से मैक्सिमा पर ओवरलैप करेगा, तो हम सीधे लगाएंगे NR λR इक्वल्स टू NV λV, ठीक है ना। यहां से हम NR/NV का रेशियो ले लेंगे, ये आ जाएगा λV/λR, रिजल्ट बनेगा 4/7। तो आप देख रहे हो मैंने इसको मिनिमम इंटीग्रल रेशियो में निकाला, मतलब जहां तक कट सकता था वहां तक काटा। सपोज करो ये 4/6 होता तो और कटता 2/3 तक ले जाते हैं। अब हम ये कह सकते हैं भाई इसके नीचे तो कटना पॉसिबल नहीं है, और जो मैक्सिमा होगा वो डेसिमल में तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं 3.25 मैक्सिमा 3.25 मैक्सिमा पर ओवरलैप करेगा, इंटीजर में ही रहेगा। तो रेड का 4th मैक्सिमा वॉयलेट के 7th मैक्सिमा पर पहली बार ओवरलैप करेगा, सही है ना। तो रेड का 4th मैक्सिमा वॉयलेट के 7th मैक्सिमा पर पहली बार ओवरलैप करेगा, कोई कहे कहां करेगा, पोजीशन बताओ। तो अब आप किसी से भी पोजीशन निकाल लो क्योंकि दोनों की तो सेम ही आ रही है। तो NR λR कैपिटल D बाय स्मॉल d, NR आपको पता है रेड का 4th मैक्सिमा, लैम्डा आपको पता है कैपिटल D स्मॉल d, वो देगा, पुट करो पोजीशन निकाल लो, खत्म खेल इसका। तो आई थिंक अब आप ओवरलैपिंग ऑफ फ्रिंजेस को इजीली हैंडल कर सकते हो, ये मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है थिन ट्रांसपेरेंट शीट, ये भी खूब पूछा जाता है, सवाल है आपको दिखेगा भी, ठीक है ना। तो अगर हम थिन ट्रांसपेरेंट शीट लगाते हैं तो शीट लगने से पाथ लेंथ बढ़ जाती है, कितने से, टी म्यू माइनस 1 से, ये डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना। तो शीट लगने से पाथ लेंथ बढ़ जाती है टी म्यू माइनस 1 से, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है, उस जगह शिफ्ट होता है जहां की पाथ लेंथ बढ़ती है, यानी जिस डायरेक्शन में शीट लगी होती है। ये जो शिफ्टिंग होती है दैट इज टी म्यू माइनस 1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पाथ लेंथ मैंने आपको बताई थी इतने से इंक्रीज करती है। अब अगर यहां पर वो सवाल पूछे कि यार एक काम करो, मेरे को यहां इंटेंसिटी बताओ सेंट्रल मैक्सिमा पर, आपको सर यहां तो वो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, वो तब बन रहा था ना जब शीट नहीं लगी थी। अब शीट लगाने के बाद क्या हुआ, दोनों पाथ लेंथ तो बराबर नहीं हुई, क्योंकि इसकी तो पाथ लेंथ टी म्यू माइनस 1 से बढ़ चुकी है, और अगर शीट हटा दें तो दोनों पाथ लेंथ बराबर थी, डेल्टा एक्स 0 था, एन 0 था, मतलब अब यहां एन 0 नहीं होगा। तो यहां पर वो कहेगा रिजल्टिंग इंटेंसिटी बताओ, कैसे बताओगे, वही हम सीधे डेल्टा एक्स से शुरू करेंगे। डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पर अब 0 नहीं है, टी म्यू माइनस 1 है। हमने फट से क्या किया, डेल्टा एक्स का वैल्यू लिखा, मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं, ठीक है ना। तो मान लो मेरे को यहां पर रिजल्टिंग इंटेंसिटी निकालनी है सेंटर पर, ठीक है ना। मैं नहीं बोल रहा सेंट्रल मैक्सिमा है, थिकनेस टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, आपने पहली स्टेप डेल्टा एक्स लिखा, टी म्यू माइनस 1, ठीक है। अब आपको दूसरी स्टेप, ये अच्छी तरह पता है डेल्टा फाई का वैल्यू के डेल्टा एक्स होता है, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू टी इंटू म्यू माइनस 1, समझ गए, आपने डेल्टा फाई लिखा। अब तीसरी स्टेप, अब आप रिजल्टिंग इंटेंसिटी लिखोगे। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से। शीट लगने से क्या होता है भाई, ये शीट है किसकी, पॉलिथीन की शीट होगी या कोई ट्रांसपेरेंट शीट होगी, ये कुछ ना कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब करेगी, सारी तो जाने नहीं देती। अगर जाने दे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जाने नहीं देती इसलिए तो दिक्कत है। तो मतलब क्या हो रहा है, इधर से तो आई नॉट आ रहा है, इधर से भी आई नॉट आ रहा है, और ये आई नॉट यहां पहुंच रहा है, बट क्या हो रहा है, नहीं ये शीट आगे आई नॉट को नहीं जाने दे रही, ये इसका कुछ परसेंट ही ट्रांसमिट कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा। तो अगर ये इसका x% ट्रांसमिट करती है, या सपोज करो f% ट्रांसमिट करती है, तो इधर की जो इंटेंसिटी हो जाएगी I1, अब वो I0 नहीं हो जाएगी, वो हो जाएगी f/100 ऑफ I0। मान लो 50% करे, 75% करे, वो एग्जामिनर आपको देगा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अब दोनों इंटेंसिटी सेम नहीं ली जा सकती, ठीक है ना। तो शीट लगने से इंटेंसिटी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि वो पूरा ट्रांसमिट नहीं करती। अगर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, कॉस डेल्टा फाई, ठीक है ना। डेल्टा फाई आपके पास निकला रखा है, आपने यहां पुट करा, I1 I2 आपको पता है, आप रिजल्टिंग इंटेंसिटी निकाल लोगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि कितने आसान तरीके से हम इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं बिना किसी खास दिक्कत के। जैसे एग्जांपल चाहिए, एग्जांपल ले लो, मान लो थिकनेस ऑफ शीट ले लेते हैं 2 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, और वेवलेंथ ऑफ लाइट ले लेते हैं 400 नैनोमीटर, म्यू दे देते हैं 1.5, शीट ट्रांसमिट, ठीक है ना, शीट ट्रांसमिट 25% ऑफ इंसिडेंट I0, और हमें सेम सेंटर पर इंटेंसिटी निकालनी है। पहली शुरुआत होगी डेल्टा फाई से, अब वो तो निकला रखा है तो मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ, इतना तो आप कोऑपरेट कर लोगे, ये थोड़ा ना वापस ये लिखूँ फिर ये लिखूँ, एक ही बार यूज कर रहे हैं, बट एग्जाम में आप ऐसे ही चलोगे। तो डेल्टा फाई हो गया 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा हो गया 400 नैनोमीटर, तो ये बना नैनोमीटर 10 की पावर -9, 2 डेसिमल कट के 10 की पावर -7, तो 4 इंटू 10 की पावर -7, 2 माइक्रोमीटर 2 इंटू 10 की पावर -6, और म्यू की वैल्यू होगी 1.5 -1 यानी 0.5, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आया, 2 2 4, और 4 यहां से कट गया, ऊपर बचा 10, ठीक है ना, और साथ में हो गया 5, तो रिजल्ट आ गया पाई इंटू 10 इंटू 0.5, यानी ये बना 5 पाई, सही है। तो आपके पास डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई 5 पाई। अब मैं सॉल्व करना बताता हूं। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी I1 पहले लिखते हैं, कितनी ट्रांसफर कर रहा है 25%, यानी होगी I0/4। I2 की वैल्यू कितनी होगी I0, सही है। डेल्टा फाई कितना हो गया 5 पाई, सही है। तो आप इस तरीके से करते हुए चलेंगे, और जो भी आपको दे रखा है आप डेल्टा फाई पहले निकालोगे। अब रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाया I1 I0/4, वैल्यू डालते जाओ डायरेक्ट, +2 I0 कॉस 5 पाई, ये 5 पाई मैं अभी बताता हूँ कैसे करते हैं, फिलहाल बाकी को तो निपटाएं। तो I0/4 प्लस I0 +2 I0/2। अब देखो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, कॉस की वैल्यूज बड़ी सिंपल होती हैं, ठीक है ना। जैसे कॉस 0 1 होता है, पाई -1 होता है, 2 पाई 1 होता है, 3 पाई -1, तो इधर आ रहे हैं इवन पाई, इधर आ रहे हैं ऑड पाई, 5 पाई -1, सही है, मुसीबत ही खत्म हो गई एक ही बार में। तो cos 5 पाई की वैल्यू कितनी होगी -1, आपने पुट करा, तो 5 I0/4 -I0,
तो आंसर बचा I0/4। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी हो गई हमारे पास I0/4। तो आई थिंक समझ गए होगे। एक और चीज मैं इसमें बताऊं, शीट से तो नहीं एसोसिएटेड है बट वैसे ही है, बहुत पूछी जाती है। इधर से I0 आ रहा है, इधर से I0 आ रहा है। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी हो गई 4I0, सही है, ये तो समझ गया। और मिनिमा की इंटेंसिटी हो गई 0। अब ये कहता है ठीक है ना, ये कहता है कि अगर हम दोनों इंटेंसिटीज को चेंज करें, ठीक, मतलब इधर की इंटेंसिटी और इधर की इंटेंसिटी को हम चेंज करें, तो क्या फर्क पड़ेगा ब्राइट और डार्क के ऊपर। ठीक है, तो ब्राइट और डार्क के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, हमसे ये जानना चाह रहा है। या हम मान लो थिन ट्रांसपेरेंट शीट यूज कर लेते हैं, तो ब्राइट और डार्क के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना, बहुत काम का है। अगर आप दोनों इंटेंसिटी सेम रख रहे हो तो ब्राइट फुल ब्राइट है, कॉन्ट्रास्ट 100% है। कॉन्ट्रास्ट भी बताओ, कॉन्ट्रास्ट को V से इंडिकेट करते हैं, I max माइनस I min बाय I max प्लस I min, सही है। I max की वैल्यू हो गई 4I0 माइनस 0 बाय 4I0 प्लस 0, आंसर आ गया 1। यानी 100% कॉन्ट्रास्ट है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, ब्राइट इज कंप्लीटली ब्राइट एंड डार्क इज फुल्ली डार्क। यानी डार्क पूरी तरह अंधेरा है, पूरा काला है, ठीक है ना, और ब्राइट फुल ब्राइट है। अब अगर आप इधर की इंटेंसिटीज को चेंज करते हो चेंज करते हो मतलब आप यहाँ पे शीट लगा देते हो, तो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई। अब क्या होगा, बहरहाल इंटेंसिटी जब अलग होती है, ठीक है ना, तो जब इंटेंसिटी अलग होती है, पहले वाली इंटेंसिटी से थोड़ी कम हो जाती है, तो क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क ये पड़ता है ब्राइट लेस ब्राइट हो जाता है, डार्क लेस डार्क हो जाता है। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट 100% नहीं मिलता। अब सोचो ना, I max पूरी तरह 4I0 नहीं होगा, इससे कम होगा, I min 0 नहीं होगा, तो जो कॉन्ट्रास्ट मिलेगा वो 100% नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या निकला कि ब्राइट की इंटेंसिटी 4I0 से कम मिलेगी, डार्क की इंटेंसिटी 0 से ज्यादा मिलेगी। तो डार्क बिकम्स लेस डार्क एंड ब्राइट बिकम्स लेस ब्राइट। तो अगर हम इंटेंसिटी को अलग अलग करते हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त क्या, यहाँ कोई शीट लगा देते हैं या कोई ऐसी चीज लगा देते हैं जो पूरी इंटेंसिटी नहीं जाने देता, तो उससे फर्क ये पड़ता है, ब्राइट बिकम्स लेस ब्राइट, डार्क बिकम्स लेस डार्क। तो इफ we introduce sheet not 100% transmitting, ठीक है ना, या 100% transmitting now, then bright becomes less bright and dark becomes less dark। ये पहली चीज। दूसरा, अगर हम साइज ऑफ स्लिट को बड़ा कर दें, साइज ऑफ स्लिट इज इंक्रीज्ड। अब क्या हुआ, आपने इधर का साइज बड़ा कर दिया डबल कर दिया, तो इंटेंसिटी डबल जाने लग गई, सही है, ज्यादा जाने लग गई। अब क्या होगा, अब अगर आप I max निकालोगे तो दिस I max विल बी ग्रेटर देन 4I0, 4I0 से ज्यादा मिलेगा आपको, चेक करके देख लो। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी निकालनी है, I max का फॉर्मूला क्या होता है, √I1 प्लस √I2 का होल, और सरल कर देगा, 4 गुना कर दिया, ठीक है, 4 टाइम्स कर दिया, हटाओ उसको, हमने इसको 4I0 कर दिया, स्लिट को 4 टाइम्स कर दिया, इससे ज्यादा आसानी से आ जाएगा। तो I max की वैल्यू कैसे आ जाएगी, I max का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा √I1 √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो I1 की जगह हमने 4I0 डाला, रूट लेना मेरे लिए आसान हो गया, तो 2 + 1 3 हो गया, 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9I0। तो आप देख रहे हो 4I0 से ज्यादा आया, तो ब्राइट बिकम्स मोर ब्राइट, सही है। तो ब्राइट की इंटेंसिटी और ज्यादा हो गई। डार्क देखते हैं, तो डार्क की इंटेंसिटी ऑब्वियसली अब 0 तो नहीं होगी, तो डार्क की इंटेंसिटी देखोगे तो वो 2 - 1 1, यानी ये बन जाएगी I0। तो डार्क क्या हो गया, पहले कितना था, 0 था जब दोनों बराबर थे, तो डार्क बिकम्स लेस डार्क बट ब्राइट बिकम्स मोर ब्राइट। तो दोनों में शब्दों का अंतर है, यहां ब्राइट बिकम्स लेस ब्राइट, डार्क बिकम्स लेस डार्क। यहां क्या हो रहा है, ब्राइट बिकम्स मोर ब्राइट, ठीक है ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, बट डार्क लेस डार्क हो गया। तो ये बहुत ही खतरनाक सेंटेंसेस होते हैं जिनमें स्टूडेंट फंस के गिरते हैं और एग्जामिनर हंसता रहता है पीछे बैठ के, क्या मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। बट अब आप इस पैटर्न को याद करके इंटेंसिटी के सवालों को 100% कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। नेक्स्ट अगर हम ऑयल फिल्म लगाएं तो इसमें डायरेक्ट याद रखना है हमें। तो ऑयल फिल्म में हमारे पास क्या होता है, आपने वेव मोशन के अंदर पढ़ा था, हार्ड रिफ्लेक्शन सॉफ्ट रिफ्लेक्शन।
तो एयर में चल रही है, डेंसर मीडियम से टकरा के लौटी, तो इसका फेज पाई से चेंज कर जाता है, रिफ्लेक्टेड वेव का फेज पाई से चेंज कर जाता है, पाथ λ/2 से चेंज कर जाता है, फिर ये अंदर जाकर के फिर रिफ्लेक्ट होकर के आती है, तो दो रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ पर सुपरपोज करती हैं। तो क्या होता है, फेज एक का पाई से चेंज कर चुका है, तो मैक्सिमा की कंडीशन मिनिमा में चली जाती है, मिनिमा की मैक्सिमा में, ठीक है ना। तो अब इसका ओवरऑल पाथ डिफरेंस होता है 2t म्यू, आप डायरेक्ट याद करो, आपके में प्रूविंग इसकी नहीं है। तो जब 2t म्यू को हम अब n लैम्डा के बराबर रखेंगे तो कंडीशन देखो मिनिमा की मिलेगी, और अगर हम इस 2t म्यू को 2n - 1 λ/2 रखेंगे यानी m λ/2 रखेंगे तो हमें कंडीशन मैक्सिमा की मिलेगी। तो वो बोलता है कौन कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट है, कौन कौन सी वेवलेंथ एब्सेंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एब्सेंट निकालनी होगी तो हम लैम्डा लिखेंगे और इसमें n की वैल्यूज डालना शुरू करेंगे, तो ये वो वेवलेंथ मिलेंगी जो यहाँ मिनिमा बनाएंगी। और अगर प्रेजेंट निकालनी है तो हम लैम्डा लिखेंगे, m यानी ऑड नंबर की वैल्यू डालेंगे, हमें वो वेवलेंथ मिलेगी जो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये होता है प्रेजेंट एब्सेंट का खेल, ठीक है ना। तो इसमें n की वैल्यूज या m की वैल्यूज डालते जाते हैं और रिजल्ट सॉल्व करते जाते हैं। इस पे भी सवाल है, दिखाऊंगा। अब आप देख रहे हो कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है ये मतलब ऐसे ही होते हैं ये प्रॉब्लम। बेसिक तो मैंने आपको थ्योरी बता दी, जो कंसेप्चुअल जहाँ फंसते हैं वो बता दिया। अब प्रॉब्लम जो आते हैं ना, ये प्रैक्टिस के लिए ही होते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैंने सेम ही रखे हुए हैं आपके, ताकि आप वही प्रैक्टिस करो जो एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो सवाल ये कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू इंटरफेरेंस लाइट इज दिस एंड दिस, द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। तो बहुत ईजी है, अब आप इतना फेजर डायग्राम पढ़ते चले जा रहे हो। y1 को हमने इधर डाल दिया, y2 को हमने 60 डिग्री के एंगल पर डाल दिया, तो ये 5 हो गया 60 डिग्री के एंगल पर। हमें रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड निकाल, क्यों कंपोनेंट करें, हम सीधे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या होगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो √4 25 + 2 × 2 × 5 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री हमारा 1/2 हो गया, एक 2 कट गया, 25 + 4 29, यहाँ पर 2 कट गया तो 5 2 10 आ गया, तो √39 हमारे पास इसका रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आ गया। सिंपल है, फेजर डायग्राम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, कह रहा पाथ डिफरेंस बिटवीन, ये आपने वेव मोशन में भी सीखा था, एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज इतना from central maxima, the ratio of the intensity at this point and at that the central fringe will be। ठीक है, आप देखो सेंट्रल मैक्सिमा पर तो इंटेंसिटी पता है 4I0 होगी, दोनों सेम लेते हुए चल रहे हैं। और ये कह रहा है λ/6 एक जगह है जहाँ का पार्ट डिफरेंस λ/6 है, वहाँ की इंटेंसिटी और CM की इंटेंसिटी का रेशियो बता दो। पहले वहाँ की इंटेंसिटी निकालें, हमें Δx सीधे दे रखा है, λ/6 पोजिशन का कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधे Δx दे दिया। हमने क्या किया, Δφ निकाला k Δx से, और इंटेंसिटी वाले बहुत फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के, तो मैंने आपको जितने कंसेप्चुअल बताए, अब न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ, जरूर सीख के जाना। तो रिजल्ट मिला π/3, Δφ आ गया। अब रिजल्टिंग इंटेंसिटी फॉर्मूला यूज करा, 4I0 cos² Δφ/2, Δφ की वैल्यू डाल दी, तो 4I0 cos² 60/2 विच इज 30 डिग्री। अब आपको रिजल्टिंग इंटेंसिटी बाय CM की इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, तो IR/4I0 सीधे कर लिया, cos² 30 डिग्री विच इज 3/4 हो गया। तो इंटेंसिटी का रेशियो आ गया 3/4 यानी 0.75, राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। सिंपल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं YDAC एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस t, slits are eliminated by wavelength lambda, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट वेयर इंटेंसिटी फॉल्स टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम। ठीक है, ये क्या आ गया कि वो जगह बताओ, पोजीशन बताओ। मैं क्यों हंसा, क्योंकि आपको करा दिया मैंने बातों बातों में। तो वो जगह बताओ जहाँ इंटेंसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो जाए, तो पोजीशन बताइए, ठीक है ना। अब आपको वो फॉर्मूला तो बताइए, πy/w वाला, है ना। तो मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया 4I0 cos² πy/w, ठीक है ना। अब वो कह रहा है वो जगह बताओ, यानी y बताओ जहाँ इंटेंसिटी CM की आधी हो जाए। तो वही सेम सवाल लिख दूं डायरेक्ट, W/4 हो गया, W हो गया λd/4d, आंसर डायरेक्ट है, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे अब ये आपके चुटकियों में सवाल खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं YDAC एक्सपेरिमेंट 12 fringes आर ऑब्जर्व टू बी formed in a certain region on the screen where light of wavelength 600। तो कह रहा है 12 फ्रिंजेस मिल रही हैं एक सर्टेन रीजन में, तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो गई, 12W के बराबर होगी, ठीक है ना। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इज यूज्ड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बता दो सेम रीजन में, तो अब उतने ही रीजन की चौड़ाई तो N2W ले लो, ठीक है। तो हम सीधे लगा देंगे पहले N1 W1 इक्वल्स टू N2 W2, W1 की वैल्यू डाल दी, λ1 कैपिटल D/D, वो उड़ जाएगा, तो N1 λ1 N2 λ2, तो वही हमारा ओवरलैपिंग वाला ही कंसेप्ट बन गया। N1 कितना है 12 है, λ1 कितना है 600 है, कुछ नहीं कन्वर्ट करना हमें, N2 हमें निकालना है, λ2 400 है, 400 ही है ना। हाँ, ये यहाँ से कैंसिल हुआ,
3n2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 18, तो अब उसमें 18 फ्रिंजेस बनेंगी। राइट आंसर सेकंड वाला हो गया आपका। ये कह रहा है इन YDAC एक्सपेरिमेंट 10th maxima of wavelength lambda 1 is at distance y1 from the center maxima, where will be the wavelength of the when the wavelength of the source is changed to lambda 2, fifth maximum is at distance y2 then y1। तो बहुत सिंपल है, सीधे मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमा का फॉर्मूला n लैम्डा d बाई डी। आप स्पीड देखो, यानी सीधे 67 सवाल खत्म हो रहे हैं, फर्स्ट राउंड में उड़ा के आने आपने। तो y1 की वैल्यू हो गई मेरे पास 10 लैम्डा 1 d बाई डी, और y2 हो गया हमारा 5 लैम्डा 2 d बाई डी। दोनों का रेशियो चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है मेरे लिए। ये हो गया 2 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, सीधे टिक मारा, 2 लैम्डा 1 फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं YDAC एक्सपेरिमेंट 2 slits are illuminated by this much wavelength and the distance between the fringes is found to be 0.2 डिग्री। एंगुलर फ्रिंज विड्थ दे रखी है, लैम्डा बाय स्मॉल डी होता है। इफ होल apparatus is immersed in water, angular fringe width will be। तो यार ये तो पता ही है, इसमें तो हमें ना ये चाहिए ना ये चाहिए, हम तो सीधे जानते हैं बाय म्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब भी वाटर के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो भी पहले की फ्रिंज विड्थ है बाय म्यू हो जाएगी। अब पहले की फ्रिंज विड्थ सीधे दे रखी, तो हम क्यों मेहनत करें। तो 0.2 डिग्री बाय 4 इंटू 3, ठीक है ना। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बेसिकली 3/4 0.75 होता है, 0.75 इंटू 0.2, तो ये बन गया 150 यानी 0.150 डिग्री। 0.150 डिग्री के हिसाब से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे। कह रहा है प्लेट ऑफ थिकनेस T मेड अप ऑफ material of refractive index mu is placed in front of one of the slit. What should be the minimum thickness which makes intensity at the center of the fringe pattern 0? तो अब ये सेंटर की इंटेंसिटी 0 करना चाह रहा है ना, और ये जानना चाह रहा है उसकी मिनिमम थिकनेस बता दो कितनी होगी। हमने क्या किया था, हमने थिकनेस ली थी, म्यू लिया था, और हमने सेंटर की इंटेंसिटी निकाल के दी थी, यही किया था ना। ये क्या चाह रहा है, कह रहे थिकनेस बता दो कि सेंटर की इंटेंसिटी 0 हो जाए। तो देखो, अगर सेंटर की इंटेंसिटी 0 करनी है, पहले डायग्राम बना दूं। अप्रोच क्या रहेगी, मेन वही है ना, स्टूडेंट अटक जाता है, अप्रोच क्या रहेगी सर। बहुत सिंपल, हम क्या जानते हैं भाई, पाथ डिफरेंस जानते हैं। शीट लगने से पाथ डिफरेंस T म्यू -1 से बढ़ जाएगा, ये हो गया पाथ डिफरेंस। अब आप इधर क्या बनाना चाहते हो, अब आप इधर मिनिमा बनाना चाहते हो, कोई इंटेंसिटी नहीं निकालना चाहते, अब उधर मिनिमा बनाना चाहते हो, तो आपने इसे m लैम्डा बाई 2 डाला, समझ गए। मैक्सिमम बनाना चाहते तो n लैम्डा डालते, ऐसे करके सवाल होते हैं। अब आप थिकनेस की मिनिमम वैल्यू चाहते हो, तो थिकनेस की मिनिमम वैल्यू तो बात की बात रही, पहले थिकनेस कितनी हुई वो देख लेते हैं। थिकनेस हो गई m लैम्डा बाई 2 म्यू -1, ठीक है। m क्या चीज़ है, ऑड नंबर, पुट करो तो अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। तो अप्रोच हमेशा ऐसे ही निकलती है कि आप उससे सवाल में चलो तो सही आगे, वो तो कह रहा है थोड़ा तो बढ़ो, आंसर तो अपने आप आ जाएगा। क्या जानना चाह रहा है, मिनिमम, तो मिनिमम यही हो गया, यानी m की मिनिमम वैल्यू के लिए थिकनेस मिनिमम रहेगी, खत्म। तो लैम्डा बाई 2 म्यू -1 फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट हो गया, समझ गए। तो अप्रोच में अटकना नहीं है, जो पूछा है उस पर फोकस्ड रहना है। पढ़ो, कह रहा है व्हाइट लाइट इज यूज टू इल्यूमिनेट 2 स्लिट, separation between the slit is b and the screen is at distance small d much greater than b from the slit, then the wavelength missing at a point on the screen directly in front of the slit। देखो इसमें भी स्टूडेंट अप्रोच क्या लगाएं सर, अरे पहले डायग्राम तो बनाओ भाई, वो क्या कहना चाह रहा है वो तो समझो। तो ये b दे रखा है, ये d दे रखा है, कहता है स्लिट के जस्ट सामने, तो ये पोजीशन बता दी ना उसने, b बाई 2 हो गई। यहां पर मिसिंग वेवलेंथ बताओ, कौन होता है मिसिंग, मिसिंग वो होता है जो मिनिमा फॉर्म करे, यानी आप इधर मिनिमा बनवाना चाहते हो। तो अप्रोच क्या निकली कि पाथ डिफरेंस को हम m लैम्डा बाई 2 डालेंगे, यही है ना। प्रेजेंट करवाना चाहता तो n लैम्डा डालते, तो ये ऐसे अप्रोच बनती है। तो इधर का पाथ डिफरेंस m लैम्डा बाई 2 डालेंगे। अब आधे स्टूडेंट डरते, अब क्या करें, वैल्यू क्या पुट करें। अरे पाथ डिफरेंस ही तो डालना है भाई मेरे, ठीक है ना। पाथ डिफरेंस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोजीशन पता ही है ना, dy बाई डी, वही पुट करोगे। तो इसको पुट करा, d होता है स्लिट का सेपरेशन, तो मैं इसका नाम पता सही से लिखूं, तो b y बाई कैपिटल D इक्वल्स टू m लैम्डा बाई 2। यहां से y की वैल्यू डाली, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है देन वेवलेंथ मिसिंग, यानी लैम्डा निकालना है, ठीक है। y की जगह b बाई 2 डाला, तो ये लेफ्ट साइड पर बना b स्क्वायर बाई 2d इक्वल्स टू m लैम्डा बाई 2। बस अब फटाक से लिख लेते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू होगी b स्क्वायर बाई md। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, आप m की वैल्यू डालो, तो b स्क्वायर बाई d, b स्क्वायर बाई 3d, b स्क्वायर बाई 5d,
ये वो है जो एब्सेंट है, मिसिंग है। अब ढूंढ लो आंसर। तो बी स्क्वायर बाय 3d के हिसाब से हमें तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लग रहा है इसका, तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो गया। प्रेजेंट बोलता तो क्या करते आप, इसे एन लैम्डा डालते, एन की सारी वैल्यू पुट करते, फिर आप 1 2 3 4 5 6 और देख लेते कौन सा आंसर करेक्ट है। समझ आया? मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप देख लो कितना टाइम लगा, फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट होता है, बस अप्रोच लगानी आनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम डिफ्रैक्शन पर। तो देखो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में हम क्या करते हैं, ये सारा खेल इस स्लिट को ब्रेक करने का होता है। सबसे पहले सेंटर पे बात करते हैं। स्लिट को हम पूरा एक सिंगल यूनिट में लेते हैं, हर पार्ट की वेव सेम फेस में होती है, सेंटर पर मैक्सिमा बनता है, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। फिर फर्स्ट मिनिमा में हम स्लिट को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं, हर पार्ट की वेव आउट ऑफ फेज होती है। कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, आउट ऑफ फेज होती है, इसलिए यहां जाने पर टोटल इंटेंसिटी 0 हो जाती है। फिर आ जाते हैं फर्स्ट मैक्सिमा पर। फर्स्ट मैक्सिमा में हम स्लिट को 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। सुनना ध्यान से, हर पार्ट की वेव आउट ऑफ फेज होती है, तो 2 कैंसिल हो जाते हैं, एक की इंटेंसिटी बचती है, क्योंकि साइज रिड्यूस हो गया इसलिए इंटेंसिटी कम आती है। जो हमारा सेकंड मिनिमा है, इसमें हम 4 पार्ट में, तो आप देख रहे हो हर मिनिमा में इवन पार्ट चल रहा है, मैक्सिमा में ऑड पार्ट चल रहा है। तो इन सबको करके हम निकालते हैं जनरल पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो ये आ जाती है जो पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस बेसिकली हर स्लिट के बीच का हो जाता है हमारा। अब मान लो हम nth मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो हमने स्लिट को 2n पार्ट में तोड़ा, तो d/2n sin थीटा इक्वल्स टू हर पार्ट के बीच का जो वेव फेज डिफरेंस है, यहाँ पाथ डिफरेंस है, दैट इज λ/2। तो जनरल करूं मैं, तो d/2n sin थीटा इक्वल्स टू λ/2। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो d sin थीटा इक्वल्स टू l लैम्डा आता है। तो ऐसा लगता है जैसे मैक्सिमा वाली कंडीशन मिनिमा में लग गई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो नंबर ऑफ पार्ट इवन है, ऐसा इसलिए हो रहा है। मैक्सिमा में हम क्या करते हैं, ऑड पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो क्या होता है, हर एक पार्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करता चला जाता है, लास्ट में सिर्फ एक पार्ट बढ़ता है। ऑड है ना, तो इवन तो कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में एक बचेगा। तो मान लो हम बात कर रहे हैं nth मैक्सिमा की, तो हमने स्लिट को 2n+1 पार्ट में ब्रेक किया, तो d/2n+1 sin थीटा इक्वल्स टू λ/2। अब आप चेक करो, ठीक है ना, तो यहाँ 2 तो कटेगा नहीं, तो d sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2n+1 λ/2। दिस इज द पोजीशन ऑफ, आपके सामने है nth मैक्सिमा, दिस इज द पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। अब अगर थीटा छोटा है तो हम इसको क्या करेंगे, साइन थीटा को थीटा पुट करेंगे और एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा निकाल लेंगे। ये हमने निकाली है, इनको 1 डाल करके फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन। फर्स्ट मिनिमा इसमें सबसे ज्यादा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा ही इसके अंदर विजिबल होता है। मैं आपको पैटर्न दिखाऊं, तो आप ये देखो सेंट्रल मैक्सिमा ही इसमें विजिबल होता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना मैक्सिमा, इनकी इंटेंसिटी बिल्कुल डल हो जाती है, इसलिए सारा काम सेंट्रल मैक्सिमा पे किया जाता है और इसी की थिकनेस, इसी की एंगुलर पोजीशन, ये सब पूछी जाती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन या फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा का कहाँ तक एंगुलर विड्थ है वो पूछा जाए तो बहुत सिंपल सा आंसर है, सेंट्रल मैक्सिमा वहां तक फैला हुआ है जब तक फर्स्ट मिनिमा ना बन जाए। तो फर्स्ट मिनिमा की जो एंगुलर पोजीशन होगी वही सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ हो जाएगी किसी एक तरफ। टोटल विड्थ देखोगे तो 2 थीटा करना पड़ेगा, तो यही चीज मैंने यहां की हुई है। तो देखो लीनियर पोजीशन देखी जाए तो लैम्डा d/d, विड्थ देखी जाए तो ट्वाइस कर लेना, ट्वाइस λ/d, लीनियर विड्थ देखी जाए तो 2 लैम्डा d/d, बस इसके अलावा इसमें और कुछ बनता ही नहीं है सवाल। तो ये होता है हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न का कंसेप्ट। सवाल देख लो, तो इसी पे बेस्ड आपको प्रॉब्लम मिलेंगे मिनिमा के ऊपर, यहाँ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पढ़ो। कह रहा है फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा यानी फर्स्ट मिनिमा की बात चल रही है, ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज एट 30 डिग्री। अब थीटा छोटा तो है नहीं, तो आप थीटा बराबर λ/d तो लगा नहीं सकते, तो हमें d sin थीटा बराबर n लैम्डा से चलना पड़ेगा। द विड्थ ऑफ द स्लिट इज, तो मैंने लगाया d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है ना। हमें विड्थ निकालनी है स्लिट की, तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई लैम्डा डिवाइडेड बाय sin 30, sin 30 हाफ हो गया, आंसर आ गया 2 लैम्डा यानी 2 × 6000 एंगस्ट्रॉम, और ये रिजल्ट मेरे पास बनेगा 12 × 10 की पावर -9, तो 12 × 10 की पावर जो मेरे पास आएगा -10 में से 3 गया 7, तो -7 मीटर, या फिर ऐसे लिखूं 1.2 माइक्रोमीटर, कुछ भी आप इन दोनों में से लिख सकते हो डिपेंडिंग कि आंसर क्या दे रखा है। तो 1.2 माइक्रोमीटर के हिसाब से सेकंड ऑप्शन हमारा फिट बैठ रहा है। आई थिंक समझ गए होगे, सिंपल था। नेक्स्ट पूछ रहा है इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न विड्थ ऑफ द स्लिट इज 0.5, तो स्मॉल d दे दिया, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इतना एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इतना, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस, तो डिस्टेंस निकालना है फर्स्ट डार्क। अब ये फोकल लेंथ का क्या काम है, तो होता ये है कि हम लेंस के जस्ट बाद स्लिट के जस्ट बाद एक लेंस लगाते हैं। ये लेंस क्या करता है ना, आने वाली पैरेलल वेव को इसके ऊपर प्रॉपरली फोकस करता है। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस होता है ना d, ये और कुछ नहीं है फोकल लेंथ के बराबर होता है, इतना सा काम होता है, ठीक है ना।
तो अब हम क्या करेंगे, हमें स्मॉल डी तो पता है और पूछ रहा है ये किसके बारे में, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो फर्स्ट डार्क यानी फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहां से फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस हमें पता है, y की वैल्यू ये हमारी हो जाएगी लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के बराबर, बस डेटा पुट कर देते हैं। तो लैम्डा की जगह मेरे पास आ गया 4890 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 कर दिया। कैपिटल डी की जगह फोकल लेंथ आ गई, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमें 40 सेंटीमीटर, 0.4 कर दिया। नीचे आ गया हमारे पास 0.5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास बहुत सिंपल सा हमारा पोजीशन ऑफ, या फिर ऐसे बोला जाए कि क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पर बनेगा। यही पूछ देता लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बताओ, तो हम इसको डबल कर देते, ठीक है ना। एंगुलर पोजीशन पूछे तो एंगुलर पोजीशन निकालनी है, तो लैम्डा बाय स्मॉल डी हो गया इसका रिजल्ट, ठीक है ना। डी साइन थीटा बराबर है लैम्डा में थीटा को स्मॉल मानते हुए, लैम्डा बाय डी आप करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4890 इंटू 10 की पावर -10, और d हो गया स्लिट का साइज दैट इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10 की पावर -2। अब खुद देख लो आप कितना छोटा सा मिल रहा है, ये रेडियन में आएगा। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम पूछी जाए भाई, इसका डबल कर देना। तो यही सवाल हमारे डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर घूमते रहते हैं, इसके अलावा और कुछ डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर नहीं बनता, फॉर्मूला बेस्ड एक लाइन का सवाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं रिवीजन में पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन के अंदर हमें दो चीज करनी है, एक तो लॉ ऑफ मैलस देखना है और दूसरा ब्रूस्टर लॉ। तो हमने क्या किया, ये निकोल प्रिज्म की शीट्स लगाई हैं। निकोल प्रिज्म की खासियत होती है कि ये उन्हीं लाइट रेडिएशन को पास करने देता है जो उसकी ट्रांसमिटिंग एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो ये जो पहला निकोल प्रिज्म हमने लगाया इसको बोलते हैं पोलराइजर। यहां से आ रही है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन परपेंडिकुलर भी है और प्लेनर भी है। तो जब ये इसमें पास करता है तो ये सिर्फ उनको ही जाने देता है जो इसके प्लेन के पैरेलल है। तो आप देखो यहाँ हमें प्लेन के पैरेलल वाले वेक्टर मिले, इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अगर अनपोलराइज की इंटेंसिटी आई है तो प्लेन पोलराइज की इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2, सॉरी I/2, तो इसको हम बोलते हैं I0। अब हमने दूसरा लगाया ये एनालाइजर, ये डिटेक्ट करने के काम में आता है कि वाकई में लाइट प्लेन पोलराइज्ड है या नहीं है। तरीका, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो यहां से आने वाले वेक्टर कट होना शुरू हो जाते हैं। 90 डिग्री पे करने पर कंपोनेंट हमारा 0 हो जाता है, इंटेंसिटी हमारी 0 हो जाती है। तो हमें क्या होता है, 90 डिग्री पे रोटेट करने पर कोई एम्पलीट्यूड नहीं मिलता, इंटेंसिटी नहीं मिलती, तो हम ये कह देते हैं आने वाली लाइट प्लेन पोलराइज्ड है। जबकि इसको आप इसके सामने रखो तो ये पैरेलल वाली स्टेज में इनको जाने देगा, परपेंडिकुलर वाली स्टेज में इसको जाने देगा, यानी इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अनपोलराइज्ड लाइट के सामने पोलराइजर को रोटेट कराओ। तो कब फर्क पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा जब आने वाली लाइट इंटेंसिटी प्लेन पोलराइज्ड हो, ठीक है ना। अब लॉ ऑफ मैलस ने क्या किया, मैलस ने कुछ नहीं किया, बस यहां से एम्पलीट्यूड लिया, यहाँ एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट मार दिया, उसका स्क्वायर करके इंटेंसिटी लिख दी, बेचारे ने इतना ही काम किया। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी जो आती है दैट इज इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर क्यों हो गया, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा। I0 का खास ख्याल रखना, I0 हो गई इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब क्वेश्चन के अंदर अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट दे रखी हो तो पीपीएल की इंटेंसिटी हम I/2 लिखेंगे, ये थोड़ा केयरफुल रहना होता है। तो आई थिंक बहुत सिंपल सा आप समझ आ गया होगा। ये मैंने यहाँ पर पूरी प्रूविंग करी हुई है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट हो गया, यानी यहाँ वाला लाइट हो गया A0/2 cos स्क्वायर थीटा, इंटेंसिटी हो गई A0/√2 cos स्क्वायर थीटा, इसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ अपना पीपीएल। तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा। जैसे एग्जाम्पल दिखाऊँ, एग्जाम्पल में आप ये एग्जाम्पल ले लो, बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये मेरे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। ये कहता है हमने पोलराइजर लगाया, फिर हमने एनालाइजर लगाया, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, पहले ही बता रहा हूँ। दोनों की ट्रांसमिटिंग एक्सिस, ये फर्स्ट की ट्रांसमिटिंग एक्सिस है जो मैंने यहाँ डॉटेड लाइन से बनाई है, ये सेकंड की ट्रांसमिटिंग एक्सिस है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ से जाने वाली इंटेंसिटी कितनी होगी, तो भाई इधर I आ रहा है तो इधर हमारा I/2 आएगा, इधर ट्रांसमिटेड का इंटेंसिटी हो जाएगा I/2, ठीक है ना, cos स्क्वायर 90 विच इज इक्वल्स टू 0। समझ गए। अब ये कहता है दो हमने निकोल प्रिज्म यूज किए और दोनों की ट्रांसमिटिंग एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, रिजल्टिंग इंटेंसिटी हमें 0 देखने को मिली। हो गया प्रूफ यहाँ पर कि आने वाली पीपीएल है, ओके, इससे जाने वाली पीपीएल है। अब ये कहते हैं इन दोनों के बीच में हम एक और निकोल प्रिज्म रख देते हैं जिसकी ट्रांसमिटिंग एक्सिस पहले की ट्रांसमिटिंग एक्सिस से 30 डिग्री पर है। अब ये खेल गया, ठीक है ना, यही सवाल बहुत पूछा जाता है। तो अब आपने इनके बीच में एक और लगा दिया, ये तो था भाई परपेंडिकुलर, अब आपने इनके बीच में एक और निकोल प्रिज्म लगा दिया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बहुत ध्यान से देखना क्या बोला था उसने, लैंग्वेज पे गौर करना कि इसकी ट्रांसमिटिंग एक्सिस पोलराइजर की ट्रांसमिटिंग एक्सिस से 30 डिग्री पर है, यानी ये एंगल 30 डिग्री है। अब क्या होगा, और यहां से अगर हम देखेंगे अगले से एक्सिस
तो ये हो गई फर्स्ट की एक्सिस इस वाले की, ये हो गई सेकंड की एक्सिस इस वाले की, ठीक है ना, और यहां से ये हो गई थर्ड की एक्सिस। अब ये जो एंगल बचा, ये कितना एंगल बचा, 60 डिग्री एंगल बचा भाई। टोटल 90 डिग्री था जिसमें 30 डिग्री हटा दो, 60 डिग्री। अब बहुत ध्यान से हमें चलना है। तो यहां से कितना इंटेंसिटी आया I, यहां कितना बना I/2, यहां कितना ट्रांसमिट हुआ, तो यहां ट्रांसमिट हुआ I/2 cos स्क्वायर 30। हमेशा यही वाला एंगल लेना है। cos स्क्वायर 30 कितना हुआ, √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/4, यानी इंटेंसिटी मिली 3I/8। अब यहां कितनी मिली, यहां जो इंटेंसिटी मिलेगी ना वो मिलेगी IT1 cos स्क्वायर 60। मतलब जो भी एंगल्स हैं वो हमें लेते चले जाने सक्सेसिवली। तो IT2 इक्वल्स टू IT1 कितना है, ये रहा 3I/8, ठीक है। cos स्क्वायर 60 ये बन जाएगा 1/4, तो 3I/32 दिस इज द रिजल्टिंग इंटेंसिटी जो हमें देखने को मिल रही है। ऐसे करके सवाल बन जाते हैं और स्टूडेंट इसके अंदर हिल जाता है। तो हिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सिंपल तरीका मैंने दिया उसे लगा सकते हो। नेक्स्ट दिखाता हूँ, ये था मैलस पे। यही सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने डिराइव करी हुई हैं, तो आई थिंक ये समझ गए होगे। अब आ जाओ इस पर। ब्रूस्टर लॉ क्या होता है? ब्रूस्टर लॉ ये कहता है जब ग्लास स्लैब के ऊपर लाइट एक खास एंगल पर इंसिडेंट होती है जिसको बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, तो रिफ्लेक्टेड वाले जो वाइब्रेशंस होते हैं वो 100% पीपीएल होते हैं। और इनके अंदर वो वाइब्रेशंस होंगे जो आप देख रहे हो ना, ये हमारे तो परपेंडिकुलर है, पर ग्लास स्लैब जो कि ऐसे रखा हुआ है इसके पैरेलल है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में वो वाइब्रेशंस जाते हैं जो ग्लास स्लैब के प्लेन के पैरेलल हो। रिफ्रैक्टेड लाइट ना तो पूरी तरह पोलराइज्ड होती है ना अनपोलराइज्ड होती है, हम बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड है। इस मोमेंट पे एक खास बात होती है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है ना। इससे हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू मिल जाती है 90 - IP। तो अब ब्रूस्टर लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं इसके बीच में। स्नेल्स लॉ लगाने पर हमें रिलेशन मिल जाता है म्यू बराबर 10 IP। तो इस रिजल्ट से आप म्यू निकाल लेते हो, जहाँ IP होता है पोलराइजिंग एंगल हमारा, ठीक है ना। वंस यू हैव ऑब्टेन्ड म्यू या वंस यू हैव ऑब्टेन्ड IP, अब आप कुछ भी उसके अंदर इजिली बता सकते हो। जैसे आप ये प्रॉब्लम देखो, ये क्या मतलब बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। ये कह रहा है रे ऑफ लाइट इन एयर इज इंसिडेंटेड ऑन अ ग्लास प्लेट एट पोलराइजिंग एंगल। सीधे चिल्ला के बताया कि पोलराइजिंग एंगल पर लाइट जाकर के टकरा रही है। पहले अपने बेसिक्स सही कर लो। यहाँ डॉट वाले वाइब्रेशंस होंगे, यहाँ डॉट भी होंगे, एरो भी होंगे, ठीक है ना। ये दोनों परपेंड, इतना अपना बेसिक्स तगड़ा कर लो। ये कह रहा है इट सफर्स अ डेविएशन ऑफ 20 डिग्री ऑन एंटरिंग द ग्लास। तो ग्लास में जाने पर जो डेविएशन है, ये नई बीमारी आ गई, ये डेविएशन हुआ, दिस इज 22 डिग्री, ठीक है ना। द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, अब कहता है पोलराइजेशन का एंगल बता दो कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे, हम कब मना कर रहे हैं। ये डेविएशन 22 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो एंगल हो गया, बाकी बचा हुआ एंगल, दिस एंगल इज IP - 22, ठीक है। ये हो गया IP - 22। अब हमें अच्छी तरह पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 - IP होती है। तो ये जो IP - 22 है, इसे हमने 90 - IP डाला बेसिक्स से, ठीक है ना। हमारे बेसिक्स तगड़े तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये इधर गया तो ट्वाइस IP हो गया, ये भाई साहब इधर आए तो ये हो गया 112। तो IP की वैल्यू देखोगे तो 56 डिग्री आ गई। तो दिस इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। रिफ्रैक्शन का एंगल पूछे तो अब IP - 22 कर लो या 90 - IP कर लो, आप आंसर दे सकते हो। तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम इसको बोला जाता है जिसमें डेविएशन का यूज करके हमने सवाल को अटेम्प्ट किया। एक और मैं आपको दिखाता हूं। कहता है तो प्रॉब्लम ये कहता है कि ग्लास स्लैब है, म्यू में इसको थोड़ा सा √3 ले लेता हूं। आप कहोगे ये क्यों लिया भाई? कैलकुलेशन आसान करने के लिए। कहता है लाइट आती है पोलराइजिंग, अब वो कहते ही नहीं, कहता है लाइट आई टकराई, लैंग्वेज ही चेंज कर दी हमने, ठीक है। टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई। कहता है रिफ्लेक्टेड आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये भी गारंटी है कि लाइट का एंगल पोलराइजिंग एंगल है, ठीक है ना। कहता है IP बता दो सीधे IP बता दो। अब आपको √3 दे रखा है। अब आपने यूज करा 10 IP इक्वल्स टू, IP आपने कैसे पता लगाया? दोनों परपेंडिकुलर है। 10 IP इक्वल्स टू म्यू, तो 10 IP इक्वल्स टू √3, इसलिए मैंने √3 लिया था। तो IP की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री। अब मान लो उसके बाद कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता दो, तो बिल्कुल बता दो 90 - IP करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता दो विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोई कहे डेविएशन बता दो, तो डेविएशन I - R करके बता दो, ठीक है ना। तो डेविएशन की वैल्यू हो गई I - R करेंगे तो 30 डिग्री आ गया। कोई कहे, आपको कितना कहेगा भाई, परेशान कर दिया। कोई कहे कि क्रिटिकल एंगल बता दो, तो sin IC इक्वल्स टू 1/μ लगा दिया, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। तो 1/√3 हो गया क्रिटिकल एंगल, तो IC की वैल्यू हो गई sin इनवर्स 1/√3। तो मेरे ख्याल से अब आपको मैंने सब कुछ रिवाइज करा दिया इसके अंदर। ये जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने आपको कराया जिसमें हमें म्यू दे रखा और क्रिटिकल एंगल निकालना हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम माना जाता है। तो हो सकता है आपके में एज इट इज़ यही वाला प्रॉब्लम आ जाए।
तो मेरे ख्याल से अब आपका अच्छे से वन शॉट वीडियो में एसी और वेव ऑप्टिक्स वाला पोर्शन रिवाइज हो गया होगा। कल आप अपना मतलब नेक्स्ट डे को आप अपना इसका प्रैक्टिस वाला सेशन कर लेना मेरे साथ, आपके सारे PYQ कवर हो जाएंगे, आपकी NCERT के वन शॉट्स रेडी हो जाएंगे, आपका मतलब जो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम का सेक्शन है वो काफ़ी हद तक 3 प्रॉब्लम का हम लोग इससे कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।